Hello students, today we are going to discuss class 7th NCERT Social Science chapter number 1st Geographical Diversity of India। तो इस लेक्चर का पार्ट नंबर फर्स्ट है वो कंप्लीट हो गया था, जिसके अंदर अपन ने इंट्रोडक्शन को देखा था और सबसे नॉर्थ में इंडिया के जो हिमालयन माउंटेन्स लाई करते हैं उनको कवर कर लिया था और डेजर्ट के बारे में देखा था जिसमें अपन ने कोल्ड डेजर्ट को कवर कर लिया था जो कि लद्दाख और हिमाचल का कुछ पार्ट आता है जिसके अंदर। और इसी के साथ में जो फुटेल्स ऑफ हिमालयाज़ हैं, हिमालयाज़ का जो लोअर पार्ट है उसमें अपन को प्लेन्स भी देखने के लिए मिलते हैं जिनका फॉर्मेशन रिवर से होता है, जो मेल्टिंग ऑफ स्नो से जिनका फॉर्मेशन होता है, जिसमें मेनली गंगा रिवर थी और उसके साथ में इंडस और ब्रह्मपुत्र रिवर और थी, जिनसे जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं उनका फॉर्मेशन होता है। ये वाला पार्ट भी अपन ने काफ़ी कवर कर लिया था। अभी अपन जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उसको कवर करने वाले हैं। इस चैप्टर में अपन थार डेजर्ट, पेनिनसुलर प्लेट्यू, आइलैंड्स और उसी के साथ में जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं उन सभी को यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये पार्ट अपना कम्प्लीटली कवर हो चुका था और अपन यहाँ पे थे थार डेजर्ट पे कि थार डेजर्ट क्या होगा। मैंने आपको बताया कि जो अरावली हिल्स होते हैं उसका जो वेस्टर्न पार्ट है, अरावली हिल्स का जो वेस्टर्न पार्ट है उसी पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, थार डेजर्ट बोलते हैं। मैंने आपको पीछे इमेज में भी दिखाया था अरावली हिल्स कहाँ पे हैं। जो राजस्थान वाला पार्ट है उसके मिडल पार्ट में अरावली हिल्स अपन को देखने के लिए मिलती हैं और उसका जो वेस्टर्न पार्ट है वो कंप्लीट एरिया अपन को देखने के लिए मिलता है थार डेजर्ट के अंदर। और इसको ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी अपन जानते हैं। लोकेशन एंड एक्सटेंट, इसका लोकेशन कौन सा है, द थार डेजर्ट लाइज इन द नॉर्थ वेस्टर्न। देखो, डायरेक्शन है उनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। सबसे ऊपर कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ डायरेक्शन, और नीचे साउथ डायरेक्शन होती है। जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है इसमें वेस्ट डायरेक्शन होती है और राइट साइड वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं अपन ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन के बीच में कौन सी डायरेक्शन होगी, नॉर्थ वेस्ट, एन से नॉर्थ, डब्ल्यू से वेस्ट। ओके, बिटवीन द साउथ एंड वेस्ट डायरेक्शन साउथ वेस्ट एंड साउथ एंड ईस्ट अपन इस वाले डायरेक्शन को बोलेंगे और जो ये वाला डायरेक्शन है ये नॉर्थ ईस्ट हो जाता है। ओके, तो कौन से वाले पार्ट में है थार डेजर्ट, अपना नॉर्थ वेस्ट पार्ट में है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इट कवर मोस्ट ऑफ राजस्थान वाला एरिया है, एक्सटेंड इनटू गुजरात, हरियाणा और पंजाब, इन पार्ट में भी फैला हुआ है। और इसके साइड में जो पाकिस्तान कंट्री है उसमें भी ये एक्सटेंड करता है। यहाँ पे जो वेजिटेशंस मतलब जो प्लांट्स यहाँ पे मिलते हैं वो किस तरीके के मिलते हैं और कौन से प्लांट्स अपन को देखने के लिए मिलते हैं। द नेचुरल वेजिटेशंस इज़ वेरी स्पर्स मतलब कि एक तरीके से हार्ड हैं या फिर अपन को देखने के लिए मिलेगा थ्रोनी मतलब जिसमें काफ़ी ज़्यादा कांटे अपन को देखने के लिए मिलेगा, उस तरीके का यहाँ पे प्लांट्स अपन को देखने के लिए मिलते हैं। प्लांट्स हैव स्मॉल लीव्स, यहाँ की जो प्लांट्स हैं उनकी जो लीव्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल देखने के लिए मिलती हैं। डीप रूट्स, जो रूट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा नीचे तक जाती हैं। देखो, इसकी रूट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा नीचे तक जाती हैं, जिससे क्या होता है कि यहाँ पे देखो वाटर अवेलेबिलिटी है वो कम मिलेगी, पूरा का पूरा डेजर्ट है। ओके, तो जो लोअर पार्ट में भी वाटर है तो उसको एक तरीके से एब्जॉर्ब कर लेती है, इसलिए जो इसकी रूट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डीप मिलेंगी और जो लीव्स हैं वो स्मॉल देखने के लिए मिलेंगी। टू कंजर्व वाटर, जिससे वाटर को सेव कर सकें। थ्रोनी बसेस, कैक्टी एंड ग्रासेस आर फाउंड। कैक्टस आपने देखा होगा, ठीक है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, थ्रोनी होता है, कांटे होते हैं उसमें, ठीक है। तो वो सब अपन को देखने के लिए मिलेगा। देखो, अपन ने स्टार्टिंग में ही देखा था कि जो इंडिया की फिजिकल फीचर्स हैं, अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइप की वेजिटेशंस अपन को देखने के लिए मिलेगी, सबका अपना अलग क्लाइमेट अपन को देखने के लिए मिलेगा, वाइल्ड लाइफ है वो भी अलग देखने के लिए मिलेगी, जो लैंड फॉर्म्स हैं वो भी अलग देखने के लिए मिलेगा, एग्रीकल्चर के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए सूटेबल है या नहीं है तो वो भी सभी एरिया में डिफरेंट देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि किस एरिया में अपन को कौन सी चीज़ें एक तरीके से देखने के लिए मिलती हैं। ओके, देखो नेक्स्ट अपन देखते हैं क्लाइमेट किस तरीके का है, हॉट है, ड्राई है। एक्सट्रीमली हॉट अपन को देखने के लिए मिलता है, रेनफॉल है काफ़ी ज़्यादा कम मिलेगी। ओके, डेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हॉट होते हैं, डेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, हॉट, और जो नाइट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्या होती हैं, कूल या फिर ठंडी होती हैं। ये ऐसा इसलिए क्यों होता है वो अपन जो फर्दर चैप्टर्स है क्लाइमेट वाले
उनके अंदर स्पेशली इन सब चीज़ों को देखेंगे। ओके, वाइल्ड लाइफ मीन्स जो एनिमल्स हैं वो अपन को कैसे देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि अपन ने हिमालयन रीजन में देखा था, जो एनिमल्स हैं उनका जो फर हैं वो फर काफ़ी ज़्यादा हैवी देखने के लिए मिलते थे। ओके, एनिमल्स हैव अडेप्टेड टू हार्श कंडीशन, अडेप्ट कर लेते हैं मतलब कि जैसी क्लाइमेट है उसी क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने आप को उसके अंदर ढाल लेते हैं। तो जो हार्श कंडीशंस हैं उनके अंदर जो एनिमल्स हैं अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। कैमल, कैमल अपन को देखने के लिए मिलेगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, शिप ऑफ द डेजर्ट भी जिसको अपन बोलते हैं। ओके, रेगिस्तान का जहाज जिसको अपन बोलते हैं। और जो अदर एनिमल्स हैं उनमें कौन कौन से हैं, जैसे चिंकारा हो गया, डेजर्ट फॉक्स हो गया, कैरेकल हो गया, हेयर हो गया, लिजर्ड हो गया। तो ये सारे अदर एनिमल्स हैं जो अपन को यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। मैनी बर्ड्स आर ऑल्सो फाउंड एयर, और काफ़ी सारे बर्ड्स हैं वो भी अपन को देखने के लिए मिलते हैं यहाँ पे। लैंड फॉर्म्स, द लैंड इज़ मोस्टली फ्लैट और सैंडी, जो लैंड है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लैट देखने के लिए मिलेगी और सैंडी देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे अपन को सैंड ड्यून्स देखने के लिए मिलेगा। सैंड ड्यून्स क्या होते हैं, देखो जो इस तरीके से होते हैं ना ये वाले पार्ट, मतलब कि जो रेत है उसके टीले अपन को देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, रेत के टीले अपन ने सुने होंगे, तो उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, सैंड ड्यून्स बोलते हैं। जो काफ़ी सारी रेत है या फिर सैंड है वो आगे एक जगह में इकट्ठा हो जाती है, जिससे सैंड ड्यून्स का फॉर्मेशन वो करती हैं। सम एरियाज है रॉकी सरफेस, कुछ एरिया का रॉकी सरफेस होता है, और स्टैन्यू प्लेटूज भी अपन को देखने के लिए मिलता है। जो यहाँ पे लोग रहते हैं उनकी लाइफ किस तरीके की होती है। पीपल लाइव इन स्मॉल विलेजेस, छोटे गाँवों में लोग रहते हैं, टाउन्स में रहते हैं। दे बिल्ड हाउस, और यहाँ पे जो घर होते हैं वो कैसे घर अपन को देखने के मिलेंगे, थिक वॉल्स, जिनकी मोटी दीवारें देखने के लिए मिलेंगी, और स्मॉल विंडोज़ अपन उसमें देख सकते हैं। इस तरीके से स्मॉल विंडोज़ हैं यहाँ पे, और जो इनकी वॉल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा थिक देखने के लिए मिलती है अपन को। दे वेयर कॉटन क्लॉथ्स, और वो कॉटन के कपड़े पहनते हैं। कवर देयर हेड्स, और जो अपना हेड है उसको कवर करते हैं इस तरीके से पगड़ी से। ठीक है, और कॉटन के क्लॉथ्स हैं वो अपन को देखने के लिए मिलता है। देयर मेन ऑक्यूपेशन आर फार्मिंग, और उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या क्या होता है, फार्मिंग एंड एनिमल रियरिंग, जो जानवर हैं उनको पालना। ओके, इंपॉर्टेंस क्या है, द थार डेजर्ट है रिच मिनरल्स, यहाँ पे जो मिनरल्स हैं वो अपन को काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। ओके, मिनरल्स में कौन कौन से मिनरल्स देखने के लिए मिलेंगे, लाइमस्टोन, जिप्सम एंड सॉल्ट। तो ये मिनरल्स है, ये अपन को सबसे ज़्यादा अपन को देखने के लिए मिलते हैं। लाइमस्टोन्स या जिप्सम क्या होता है, जो अपन एक तरीके से हाउस को बनाने में अपन यूज़ करते हैं ना, जैसे कि सीमेंट हो गया अपना, तो इन सब को बनाने में जो यूज़ करते हैं वो मिनरल्स अपन को यहाँ से देखने के लिए मिलते हैं। कहाँ से, डेजर्ट से। इंपॉर्टेंट रीजन फॉर बॉर्डर सिक्योरिटी, और बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है, क्योंकि ये देखो वेस्टर्न ऑफ इंडिया में लाई करता है, और इसके जस्ट साइड में कौन सा कंट्री देखने के लिए मिलता है, पाकिस्तान। तो यहाँ का जो हार्श क्लाइमेट है, जो इस वाले एरिया का जो हार्श क्लाइमेट है थार वाले डेजर्ट का, तो ये अपन को एक तरीके से नेचुरल बाउंड्री प्रोवाइड करता है, किसके अगेंस्ट में, पाकिस्तान के अगेंस्ट में। और जैसे ही अपन ने देखा था जो हिमालयन माउंटेन्स हैं वो चाइना के अगेंस्ट में अपन को क्या प्रोवाइड करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एनवायरनमेंट है वो प्रोवाइड करवाते हैं। द इंदिरा गांधी कैनल, इंदिरा गांधी कैनल हैज़ ब्रॉट वाटर टू दिस ड्राई रीजन, हेल्पिंग इन फार्मिंग एंड इम्प्रूविंग। देखो कैनल क्या होती है, कैनल क्या होती है, देखो जैसे कि एक रिवर फ्लो कर रही है इस वाले एरिया से, कोई भी रिवर है, लेकिन यहाँ पे एक इसके दूर साइड में एक एरिया है जहाँ पे वाटर है, जहाँ पे वाटर काफ़ी ज़्यादा कम क्वांटिटी में अवेलेबल है। यहाँ के लोगों को वाटर की काफ़ी ज़्यादा नीड है। तो अपन क्या करेंगे कि ये रिवर वाला पार्ट है, इसमें से यहाँ से एक जो स्ट्रीम है रिवर की, एक स्ट्रीम वो अपन इस वाले एरिया में लेके आएंगे, और इसी चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, कैनल बोलते हैं। ओके, ये क्या है, अपनी मेन रिवर है। तो कैनल है, इंदिरा गांधी कैनल जिसको बोलते हैं, वो लाई गई इस एरिया में, जो ड्राई रीजन को एक तरीके से यहाँ पे फार्मिंग है उसको इम्प्रूव करती है, और लाइफ है उसको भी अच्छा करती है। जो एनुअल रेनफॉल है मोस्ट ऑफ द पास लेस देन 25 सेंटीमीटर, मतलब एक तरीके से यहाँ पे रेनफॉल होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम देखने के लिए अपन को मिलता है, और लेस देन 25 सेंटीमीटर। जैसलमेर, उसको गोल्डन सिटी के नाम से भी अपन जानते हैं, और जो फेमस पुष्कर मेला है वो भी यहाँ पे थार डेजर्ट के अंदर ही देखने के लिए अपन को मिलता है। और शॉर्ट में अगर देखना चाहें अपन कौन कौन सी चीज़ें अपन ने पढ़ी हैं, तो जो थार डेजर्ट है वो कहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट ऑफ द इंडिया में लाई करता है, और यहाँ का क्लाइमेट क्या है, हॉट है और ड्राई है।
और काफ़ी ज़्यादा कम बारिश होती है यहाँ पे। जो लैंड है वो सैंडी है। सैंडी का मतलब क्या है, एक तरीके से रेतीली है, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेत अपन को या सैंड अपन को देखने के लिए मिलती है। विद ड्यून्स अपन को देखने के लिए मिलेंगे और प्लेट्यूज अपन को देखने के लिए मिलेंगी। वेजिटेशन है वो स्पार्स है और वाइल्ड लाइफ इज़ वेल अडेप्टेड। जो वाइल्ड लाइफ है, एनिमल्स है, वो यहाँ पे अडेप्ट हो जाते हैं जहाँ जैसा क्लाइमेट है उसी के अकॉर्डिंग। और जो लोग हैं सिंपल लाइफ यहाँ पे जीते हैं, डिपेंड करते हैं फार्मिंग के ऊपर और एनिमल रियरिंग के ऊपर। तो ये था अपना थार डेजर्ट वाला पार्ट। अरावली हिल्स के बारे में देख लेते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अरावली हिल्स आर अमंग द ओल्डेस्ट माउंटेन। कैसे हैं ये? ओल्डेस्ट माउंटेन है इन द वर्ल्ड। 2.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। 1 बिलियन में कितना होता है? 1 करोड़। ओके, तो 2.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है ये। द रेंज हैज़ मैनी पीक्स, काफ़ी ज़्यादा पीक्स हैं और रिज हैं। ऑल्दो इट्स हाइएस्ट पीक कौन सी है अरावली माउंटेन्स की? दैट इज़ माउंट आबू। और इसकी हाइट कितनी है? 1700 मीटर है। मोस्ट ऑफ इट्स हिल आर बिटवीन 300 to 900 मीटर हाई है। Isn't it fascinating that a drive of about 4.5 hours can take us from Mount Abu in the Aravalli to Jodhpur in the Thar Desert? देखो ये क्या बोल रहे हैं कि अगर अपन 4.5 आवर की जर्नी करते हैं, 4.5 आवर की जर्नी करते हैं तो अपन कहाँ से कहाँ तक चले जाएंगे? माउंट आबू जो अरावली में है, अरावली का जो माउंट आबू है जो हाईएस्ट पीक है, वहाँ से जो जोधपुर का थार डेजर्ट है अपन वहाँ पे अपन पहुँच सकते हैं, ठीक है। ए ड्राइव इनटू ए कम्प्लीटली डिफरेंट ज्योग्राफी, जो एक अलग ही टाइप की ज्योग्राफी में अपन को पहुंचा देगा। क्योंकि जो अरावली है वहाँ पे क्या है? माउंटेन्स हैं, ठीक है। वहाँ पे अपन को रेन भी अपन को देखने के लिए मिलता है काफ़ी ज़्यादा। और जैसे ही अपन थार डेजर्ट में पहुँचते हैं तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अपन को सैंडी देखने के लिए मिलेगा। ओके दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा एंड गुजरात, ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको करने हैं। जो अरावली माउंटेन्स है ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे अरावली माउंटेन्स है वो क्यों इम्पोर्टेंट है? ये देखो विटल हैं, ज़रूरी हैं। क्यों? शेपिंग द जोग्राफी एंड क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया का जो क्लाइमेट है उसको एक तरीके से बनाए रखती है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है इसका? इज़ एक्टिंग एज ए नेचुरल बैरियर। ये नेचुरल बैरियर के रूप में काम करता है। प्रिवेंटिंग द थार डेजर्ट फ्रॉम एक्सपेंडिंग फर्दर ईस्टवर्ड। कि देखो जैसे कि थार डेजर्ट है वो एक्सपेंडेड है, तो ये अगर बीच में अरावली माउंटेन्स है, लेट कि इस साइड में कौन सी डायरेक्शन है? वेस्ट डायरेक्शन है। यहाँ पे इस साइड में इसके इस वाले एरिया में कौन सा है? थार डेजर्ट है। तो थार डेजर्ट इस साइड में एक्सपेंड कर रहा है। तो अगर बीच में जो ये अरावली माउंटेन है ये नहीं होंगी तो ये जो थार डेजर्ट है ये काफ़ी ज़्यादा और एक्सपेंड कर जाएगा। किस साइड में? जो ईस्ट डायरेक्शन है उस साइड में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड कर जाएगा। तो एक तरीके से जो अरावली माउंटेन्स है बीच में, ये किसका काम कर रही है? यहाँ पे नेचुरल बैरियर का काम कर रही हैं। जो क्या करती हैं? प्रिवेंट करती हैं। प्रिवेंट मतलब कि स्टॉप करती हैं द थार डेजर्ट फ्रॉम एक्सपेंडिंग फर्दर ईस्टवर्ड। कि जो थार डेजर्ट का फर्दर एक्सपेंड कर रहा है ईस्ट के साइड, ईस्ट डायरेक्शन में, तो उसको एक तरीके से प्रिवेंट कर रहा है। और इसके बारे में अपन कंप्लीट रूप से बाद में पढ़ेंगे। और जो अरावली माउंटेन्स है ये क्या है? रिच इन मिनरल्स। यहाँ पे काफ़ी सारे मिनरल्स भी हैं जो अपन को देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि मार्बल, ग्रेनाइट, जिंक और कॉपर है सपोर्टिंग माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ फॉर सेंचुरीज। जिससे काफ़ी टाइम से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं उनको काफ़ी ज़्यादा डेवलप ये कर रहा है। इनफैक्ट एविडेंस फ्रॉम इट्स एंशियंट माइंस एट जवार हैज़ 1 मिनट प्लीज़। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। चलो कंटिन्यू करते हैं। देखो यहाँ पे जो अरावली माउंटेन्स है यहाँ पे क्या है? ज्वार माइंस है। तो इस ज्वार माइंस में क्या हुआ है कि काफ़ी टाइम से माइनिंग होती है, ठीक है। सोन दैट ओवर 8 centuries एगो इंडियन वर द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू मास्टर टू डेलिकेट प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। जो जिंक का एक्सट्रैक्शन करना, देखो जो मिनरल्स हैं वो कहाँ से निकाले जाते हैं? जो अर्थ क्रस्ट है उसके नीचे से निकाले जाते हैं। ओके, जो मिनरल्स है वो
लेकिन जो मिनरल्स है वो किस फॉर्म में निकलेगा, वो ओर के फॉर्म में निकलेगा। ओर का मतलब क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पे जिंक को निकाला है, ठीक है, तो जिंक तो वहाँ पे निकलेगा, लेकिन उसके साथ में क्या निकलेंगे, अदर इम्प्योरिटीज भी निकलेगी। ठीक है, जिंक तो निकलेगा, लेकिन जिंक के साथ में अदर इम्प्योरिटीज या फिर अदर मेटल एंड नॉन मेटल एक तरीके से अपन को मिक्स फॉर्म में देखने के लिए मिलेगा, कि एक बड़ा पार्ट अपन को देखने के लिए मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि भाई वो कंप्लीटली पूरा का पूरा जिंक ही है, ठीक है, जिंक के साथ में उसमें अदर इम्प्योरिटीज़ भी मिलेंगी, जिसमें मेटल और नॉन मेटल अलग अलग टाइप के वो हैं, वो भी अपन को देखने के लिए मिलते हैं। अब ये पूरा का पूरा और है, तो इसको मेरे को प्योर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इस और में से मेरे को ओनली जिंक को अलग करना होता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक, ओके, कि जिंक है उसको एक्सट्रैक्ट करना इस ओर के अंदर से, ये वाला प्रोसेस है। ये सबसे पहले जो ज्वार माइन है अरावली माउंटेन के पास में, तो वहाँ पे ये देखा गया था, ओके। हिस्टोरिकल जो फोर्ट्स हैं, जैसे कि कौन सा हो गया, चित्तौड़गढ़ का फोर्ट हो गया, कुंभलगढ़ का फोर्ट हो गया, रणथंबोर हो गया, ये लोकेटेड हेयर, ये अरावली माउंटेन के ऊपर ही बनाए जाते थे। माउंटेन के ऊपर क्यों बनाए जाते थे, जिससे ये काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड होते थे। अगर कोई इन पे अटैक करता था, वो एक तरीके से नेचुरल बैरियर जो अरावली माउंटेन्स हैं इनको फेस करना पड़ता था, ओके। चलो नेक्स्ट, पेनिनसुलर प्लेटू। देखो, पेनिनसुलर प्लेटू में मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे जो नॉर्थ वाला पार्ट है, देखो इस साइड में, राइट साइड में देखो, जो ये नॉर्थ वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट में कम्प्लीटली क्या है, हिमालयन माउंटेन है, वो एक्सपेंडेड है ये पूरे पार्ट के अंदर, ओके। जो इसके नीचे वाला पार्ट है, यहाँ पे इस वाले पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, प्लेन्स बोलते हैं इस वाले पार्ट को। ये क्या था अपना, माउंटेन था अपना, कौन सा माउंटेन था, हिमालयन माउंटेन। यहाँ पे जो मिडल वाला पार्ट है, इस मिडल वाले पार्ट को ही अपन क्या बोलते हैं, प्लेटू के नाम से जानते हैं, ओके। जो मिडल वाला पार्ट है इसको अपन किस नाम से जानते हैं, प्लेटू के नाम से। इस प्लेटू में भी अपन फर्दर डिस्कस करेंगे कि इसके बीच में एक माउंटेन रेंज है जो अपन को देखने के लिए मिलती है यहाँ पे। जो ये माउंटेन रेंज है ये कौन सी है, विंध्याचल है, ठीक है। एक तो विंध्याचल मिलेगी और एक अपन को कौन सी मिलेगी यहाँ पे, सतपुड़ा। ये दो माउंटेन रेंज अपन को देखने के लिए मिलती हैं, माउंटेन रेंज, दो माउंटेन रेंज अपन को देखने के लिए मिलती हैं, विंध्याचल माउंटेन रेंज और सतपुड़ा माउंटेन रेंज। इसके ऊपर वाला पार्ट है ये कम्प्लीटली प्लेटू है, और इनके जो नीचे वाला पार्ट है ये कम्प्लीटली प्लेटू है। जो नीचे वाला पार्ट है इस वाले को अपन क्या बोलते हैं, इस वाले प्लेटू को अपन बोलते हैं ढक्कन प्लेटू, ओके। जो ऊपर वाला नॉर्थ वाला पार्ट है इसको अपन क्या बोलते हैं, सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है। यहाँ पे अलग से अपन को माउंटेन रेंज मिलेंगी फिर से देखने के लिए, इस साइड में भी अपन को माउंटेन रेंज मिलेंगी देखने के लिए। जो इस साइड में माउंटेन रेंज देखने के लिए मिल रही है इनको अपन क्या बोलते हैं, वेस्टर्न घाट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, वेस्टर्न घाट्स। और जो ईस्ट डायरेक्शन में जो माउंटेन रेंज देखने के लिए मिलती हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, ईस्टर्न घाट्स बोलते हैं, ईस्टर्न घाट्स बोलते हैं, ओके। अब इसके साथ में ये अपन को लास्ट में एक कोस्ट और देखने के लिए मिलते हैं, ये वाला कोस्ट हो गया, और ये वाला कोस्ट अपन को इस साइड में देखने के लिए मिलता है। इसको अपन वेस्टर्न कोस्ट बोलेंगे और इसको अपन ईस्टर्न कोस्ट बोलेंगे। तो सबसे पहले अपन इसमें जो पेनिनसुलर प्लेटू वाला पार्ट है उसको डिस्कस करने वाले हैं। पेनिनसुला मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि पेनिनसुला किसको बोलते हैं, कि ऐसा लैंड मास होता है जिसके एक साइड में क्या हो, लैंड हो, और जो अदर डायरेक्शन है, थ्री साइड्स हैं, वो वाटर से कवर हो। तो इसके इस साइड में वाटर है, इस साइड में वाटर है, नीचे के साइड में वाटर है, और ऊपर के साइड में क्या है, लैंड है, किसके, इंडिया के। तो इंडिया क्या है, एक पेनिनसुलर कंट्री है, ओके। इधर अरेबियन सी है, इधर इंडियन ओशियन है, और इधर कौन सा है, बे ऑफ बंगाल। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पेनिनसुला प्लेटू कैसा होता है, कि वैसे ऐसे एक लैंडमास होता है जो एक साइड से क्या होगा, एलिवेटेड होगा, और यहाँ पे अपन को क्या, स्लोप भी देखने के लिए मिलेगा, लेकिन जो ऊपर वाला पार्ट है वो क्या होता है, एक तरीके से पूरा प्लेन होता है।
पेनिनसुलर प्लेटू इज वास्ट हाईलैंड रीजन। हाईलैंड मतलब कि जो कॉमन लैंड है उससे एक तरीके से ऊपर उठा हुआ पार्ट है, हाईलैंड है। दैट फ्रॉम सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जो इंडिया का जो सदर्न पार्ट है उस साइड में अपन को देखने के लिए मिलता है। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म ऑन द अर्थ, जो अर्थ है उसके ऊपर ये सबसे एक तरीके से पुराना लैंडमॉस है, वो अपन को देखने के लिए मिलता है। इसका फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ है? वेरी ओल्ड एंड हार्ड क्रिस्टलाइन रॉक्स। इसका फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा पुरानी और जो हार्ड क्रिस्टलाइन रॉक्स हैं उनसे इनका फॉर्मेशन हुआ है। मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, ओके, द लैंड इज मोस्टली फ्लैट और जेंटली स्लोपिंग। यहाँ पे ऊपर से पार्ट है वो तो फ्लैट है और जो स्लोप है वो क्या है? जेंटल है। एक्सटेंड करता है कहाँ पे? इट कवर्स ए लार्ज पार्ट ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया का एक बड़ा पार्ट है वो कवर करता है। किस किस स्टेट्स को एक तरीके से इंक्लूड करेगा ये? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, झारखंड एंड गुजरात। तो ये सारे स्टेट्स हैं, इन सभी स्टेट्स को ये कवर करता है। मैक्सिमम पार्ट इन स्टेट्स का किसके अंदर आता है? इस पेनिनसुलर प्लेटू के अंडर में आता है। ओके, अगर आप इंडिया का पॉलिटिकल मैप देखोगे तो उसमें ये सारे स्टेट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। द एवरेज हाइट इज़ अबाउट 600 मीटर। जो इसकी एवरेज हाइट है वो कितनी मिलेगी अपन को देखने के लिए? 600 मीटर। द हाईएस्ट पीक ऑन द प्लेट्यू इज़ अनाईमुदी। और जो इस पीक की, जो ये प्लेट्यू है इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है? अनाईमुदी है, जो कि कहाँ पे है? केरला में है, जिसकी हाइट है 2695 मीटर। रिवर्स ऑफ द प्लेट्यू, इस प्लेट्यू से जो रिवर्स निकलती हैं, देखो मैंने आपको बताया था कि जो रिवर्स हैं उनका फॉर्मेशन कहाँ से हो सकता है? दो जगह से हो सकता है, एक तो माउंटेन और एक प्लेट्यूज। तो माउंटेन से जिन रिवर्स का फॉर्मेशन होता है वो अपन ने देखा था हिमालयन माउंटेन से जो इंडिया में फ्लो करती हैं। उसी तरीके से जो प्लेट्यू से रिवर का फॉर्मेशन होता है वो कौन कौन सी हैं? मैनी इंपॉर्टेंट रिवर्स फ्लो थ्रू द पेनिनसुलर प्लेट्यू। और इनमें कौन कौन सी हैं? नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी और साबरमती। ये सभी रिवर्स हैं। इन सभी रिवर्स के बारे में अभी अपन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ओनली पेनिनसुलर प्लेट्यू के रिगार्डिंग में अपन देख रहे हैं कि कौन कौन सी रिवर्स हैं जिनका फॉर्मेशन इन प्लेट्यू से होता है। ओके, इनके बारे में डिस्कस अपन तब करेंगे जब पर्टिकुलरली एक चैप्टर आएगा अपना रिवर्स के बारे में। ओके, मोस्ट ऑफ दीज रिवर्स फ्लो ईस्टवर्ड, कि इनमें से काफ़ी सारी रिवर्स है जो ईस्टवर्ड फ्लो करती हैं और फॉल इनटू बे ऑफ बंगाल। ईस्टवर्ड फ्लो का मतलब क्या हो गया कि भाई जो ये वाले डायरेक्शन है इस तरीके से इस वाले डायरेक्शन में ये फ्लो करेंगे, ईस्ट के डायरेक्शन में। और किस कहाँ पे जाके एक तरीके से मर्ज हो जाएंगी या फिर फॉल इनटू कहाँ पे होगा इनका? बे ऑफ बंगाल में। नर्मदा एंड तापी फ्लो वेस्टवर्ड एंड फेल इनटू अरेबियन सी। जो नर्मदा रिवर है और तापी रिवर है, ये दो रिवर ऐसी हैं जो वेस्टवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करती हैं और अरेबियन सी में आके फॉल हो जाते हैं इनका। ओके, नर्मदा और तापी ये दो रिवर ऐसी हैं जो वेस्टवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करती है। और उनके अलावा जो बाकी रिवर्स हैं कौन कौन सी? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी और साबरमती। ये सभी रिवर ईस्टवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। तो ये दोनों ही पॉइंट है अपने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ से। और जो ये सेकंड वाला पॉइंट है ये इससे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिनरल्स प्लेट्यूज हैं, वहाँ पे अपन को क्या देखने के लिए मिलते हैं? मिनरल्स देखने के लिए मिलते हैं। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज रिच इन मिनरल्स रिसोर्सेज। कौन कौन से मिनरल्स अपन को देखने के लिए मिलते हैं? कोल, आयरन और मैग्नीज, बॉक्साइट, कॉपर, माइका, लाइमस्टोन, गोल्ड एंड डायमंड। अगेन वही बात है कि भाई अपन स्पेशली मिनरल्स के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जब मिनरल्स वाला चैप्टर आएगा स्पेशली तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये सारे मिनरल्स हैं वो किस किस तरीके से होते हैं, किन किन का मिक्सर होता है या फिर क्या क्या चीज़ें हैं वो इनमें अपन को देखने के लिए मिलती हैं। बस अभी के लिए आपको इतना ही याद रखना है कि ये सभी जो प्लेट्यू होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मिनरल रिच होते हैं। ओके, दीज मिनरल्स आर फाउंड इन स्टेट्स झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। ये सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे ये सारे मिनरल्स मिलते हैं। यहाँ की सॉइल कैसी है? वेजिटेशंस मतलब कि प्लांट्स अपन को किस तरीके के यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ की जो मिट्टी है, सॉइल है, वो किस तरीके की अपन को देखने के लिए मिलती है। जो यहाँ की सॉइल है वो रेड, ब्लैक और लेटेराइट सॉइल अपन को देखने के लिए मिलेगी। अब ये रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटेराइट सॉइल ये सब क्या होती हैं? ये किस तरीके से जो क्रॉप्स होती हैं उनके लिए हेल्पफुल होती हैं, तो वो सभी अपन डिस्कस करेंगे किसमें? अगेन सॉइल वाले चैप्टर में। तो यहाँ से देखो ये अलग अलग चैप्टर्स निकल के आ रहे हैं। एक तो मिनरल वाला चैप्टर हो गया, एक सॉइल हो गया और एक यहाँ पे रिवर्स हो गया।
तो ये सारे अपने आप में अलग चैप्टर्स हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे इस लेक्चर में आपको डिस्कस नहीं करवा सकता हूँ इनके बारे में, अदरवाइज ये चैप्टर लेक्चर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अपन को बेसिकली याद रखना है कि कौन कौन सी सॉइल्स अपन को देखने के लिए मिलेंगी। इट हैज़ सॉइल वेरी फर्टाइल एंड इज़ आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन, कि यहाँ की जो सॉइल है कौन सी, स्पेशली जो ब्लैक सॉइल है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती है, जो किसके प्रोडक्शन के लिए, कॉटन के प्रोडक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। द नेचुरल वेजिटेशन इंक्लूड ट्रॉपिकल थ्रॉन फॉरेस्ट, डेसिसियस फॉरेस्ट और ग्रासलैंड। देखो ये फॉरेस्ट कैसे होते हैं और प्लांट्स के अलग अलग टाइप कौन से होते हैं, ये भी अपना एक सेपरेट में अलग चैप्टर एक तरीके से देखने के लिए मिलता है। देखो ये पेनिनसुला है ऑफ इंडिया, ये अलग से दे रखा है यहाँ पे ऊपर। पेनिनसुला क्या होता है, ए लैंडफॉर्म सराउंडेड बाई वाटर थ्री साइड, जो थ्री साइड से वाटर से कवर होता है, एंड कनेक्टेड टू मेनलैंड ऑन वन साइड, और एक साइड से जो लैंड होती है, मेन लैंड होती है, उससे कनेक्ट होता है। तो इंडिया क्या है, एक पेनिनसुला है, सराउंडेड बाई कौन कौन से, अरेबियन सी इन द वेस्ट, वेस्ट डायरेक्शन में है ना, और बे ऑफ बंगाल इन ईस्ट, एंड इंडियन ओशियन इन द साउथ, और जो नॉर्थ डायरेक्शन है उसमें ये किससे, एक मेन लैंड मास से कवर है। तो इंडिया को अपन क्या बोलता है, एक पेनिनसुलर कंट्री भी अपन बोलते हैं। ओके, इन शॉर्ट में दे रखा है कि इंडिया इज ए पेनिनसुला सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड। द पेनिनसुलर इज ए वास्ट हाईलैंड एंड रीजन इन द साउथ, साउथ वाले एरिया में ये मैक्सिमम एक्सटेंशन इसका देखने के लिए मिलता है। इट हैज़ ए वेराइटी रिलीफ रिच मिनरल्स में है, इंपॉर्टेंट रिवर और फर्टाइल सोइल अपन को देखने के लिए मिलती है। इट प्लेज ए की रोल इन द इकोनमी। ओके, इकोनमी कैसे, कि भाई यहाँ पे अगर अपन को मिनरल्स मिलेंगे तो वो किस में, इकोनमी में काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे, या फिर काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी को इंक्रीज करेंगे। एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, कि जो कंट्री का डेवलपमेंट है उसमें भी एक इंपॉर्टेंट रोल रखता है। ओके, इसका नेक्स्ट पार्ट है वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट। द पेनिनसुलर प्लेटू इज, मैंने अभी आपको बताया कि वेस्टर्न पार्ट कौन सा होता है और ईस्टर्न पार्ट कौन सा होता है। ओके, चलो इसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। चलो मैं आपको एक बार फिर से ये दिखाता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए मैं आपको ये बार बार डिस्कस करवा रहा हूँ। ओके, यहाँ पे देखो, ये माउंटेन रेंज अपन को दिख रही है इस तरीके से, जो ये माउंटेन रेंज यहाँ पे अपन को दिख रही है, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, वेस्टर्न घाट्स बोलते हैं। देखो ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, वेस्ट डायरेक्शन होती है। ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, ईस्ट डायरेक्शन होती है। ऊपर नॉर्थ डायरेक्शन है और नीचे के साथ में साइड में सदर्न डायरेक्शन है। तो ये अपन को देखने के लिए क्या मिलता है, जो ये ट्रायंगुलर शेप है, ये ट्रायंगुलर शेप को अपन क्या बोलते हैं, डेक्कन प्लेटू बोलते हैं। डेक्कन प्लेटू का जो वेस्टर्न एज है, जो डेक्कन प्लेटू का जो वेस्टर्न एज है, वहाँ पे क्या है, वेस्टर्न, जो ये वाली पूरी माउंटेन की रेंज है, इसको अपन क्या बोलते हैं, वेस्टर्न घाट। और जो डेक्कन प्लेटू का जो ईस्टर्न एज है, ईस्टर्न एज पे कौन फैले हुए हैं, ईस्टर्न घाट्स फैले हुए हैं। ओके, अब देखो जो ये वाला पार्ट आएगा अपना, जो ये वाला पार्ट आएगा, ये क्या है, जो अरेबियन सी है इस साइड में, अरेबियन सी को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, एकदम टच कर रहा है। ओके, तो जो ये टच कर रहा है इस वाले पार्ट को अपन क्या बोलेंगे, वेस्टर्न कोस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, वेस्टर्न कोस्ट बोलेंगे। और जो देखो इस साइड में, राइट साइड में अगर मैं देखता हूँ, ईस्ट वाले डायरेक्शन, वेस्टर्न क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन में है। ईस्टर्न घाट्स हैं, ईस्टर्न घाट्स, घाट का मतलब एक तरीके से पूरी की पूरी माउंटेन रेंज है ये। तो इसके जो ये वाला पार्ट है, ये वाला जो कोस्ट है, कोस्ट किसको बोलते हैं, जो किसी ओशियन को या फिर रिवर का जो साइड वाला एज वाला पार्ट होता है उसको अपन कोस्ट बोलते हैं। तो जो ये वाला कोस्ट है इसको अपन क्या बोलते हैं, ईस्टर्न कोस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ईस्टर्न कोस्ट बोलते हैं। ओके, इसके बाद में देखो, एक तो वेस्टर्न घाट है, सॉरी ये वाला कौन सा है, ईस्टर्न घाट कंप्लीटली, और ये वाला कौन सा है, ईस्टर्न कोस्ट। तो इनके बीच में अपन को कुछ पार्ट है जो दिख रहा होगा, देखो ये इसके बीच में अपन को पार्ट दिख रहा है, तो ये इसके बीच वाला पार्ट है, इसको अपन, ये एक तरीके से क्या है, पूरा का पूरा प्लेन है। ओके, ये पार्ट कैसा है, प्लेन है। और इसके इस साइड में भी अपन को दिख रहा है कि वेस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न घाट के मिडल वाला पार्ट है, वो भी क्या है, एक तरीके से प्लेन है। अब इस प्लेन में क्या होगा कि यहाँ पे रहते हैं लोग। ओके, इस वाले पार्ट में क्या रहते हैं, लोग रहते हैं।
तो इसके बारे में मैं अभी आपको आगे डिस्कस करवाऊंगा। तो एक बार इतना आपको याद रखना है कि वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स अगर मैं बोलूं तो मैं किस पार्ट की बात कर रहा हूँ। वेस्टर्न घाट्स आर द वेस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन प्लेटू एंड ईस्टर्न घाट्स आर द ईस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन प्लेटू। ओके, चलो आगे देखते हैं। देखो, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बारे में अपन देखते हैं कि पेनिनसुलर प्लेटू इज ब्रॉडेड बाई टू इम्पोर्टेंट हिल रेंजेस। यहाँ पे क्या है, हिल्स हैं या फिर हिल्स हैं। वेस्टर्न घाट्स इन द वेस्ट के साइड में और ईस्टर्न घाट्स कहाँ पे है, ईस्ट के साइड में। ये वेस्टर्न घाट्स अपन को दे रखा है और ये ईस्टर्न घाट्स। यहाँ पे अपन को दिख रहा होगा कि जो ये वाली हिल्स हैं, ये वाली हिल्स अपन को एकदम कंटिन्यूस देखने के लिए मिलती हैं। जो ये वाली हिल्स हैं ये एकदम प्रॉपर इस तरीके से क्या बना रही हैं, एक रेंज बना रही हैं। और इस रेंज को ये अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे, इस रेंज, देखो ये रेंज है, ये कैसे देखने के लिए मिल रही है अपन को, कंटिन्यूस। कैसे देखने के लिए मिल रही है, कंटिन्यूस, कि ये रेंज है ये कंटिन्यूसली अपन को देखने के लिए मिल रही है। लेकिन अगर मैं ईस्टर्न घाट्स के साइड में देखता हूँ कि जो हिल्स हैं वो देखो इस साइड में है, यहाँ पे फिर पूरा का पूरा वैकेंट है। ये वाला पार्ट, ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है, एक तरीके से खाली पड़ा हुआ है। इधर ये पूरा पार्ट खाली है, यहाँ पे है तो ये एक तरीके से कैसी हैं, डिसकॉन्टिन्यूस हैं। कैसी हैं, डिसकॉन्टिन्यूस है। ओके, तो एक ये जो इनमें डिफरेंस है वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स में, वो अपन से पूछते हैं। और एक सबसे बड़ा डिफरेंस यही है इसमें कि जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो कैसे हैं, कंटिन्यूस हैं, और जो ईस्टर्न घाट्स हैं वो कैसे हैं, डिसकॉन्टिन्यूस हैं। चलो एक बार आगे देखते हैं इसमें। वेस्टर्न घाट का जो लोकेशन है वेस्टर्न घाट का, वो अपन को कहाँ से कहाँ देखने के लिए मिलता है। देखो, दे रन पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द इंडिया। किसके पैरेलल चलती हैं, वेस्टर्न कोस्ट से के पैरेलल चलेगी। ओके, इसी तरीके से जो ईस्टर्न घाट है वो पैरेलल चलेगी किसके, ईस्टर्न कोस्ट के। ईस्टर्न कोस्ट मैंने आपको बताया पीछे और वेस्टर्न कोस्ट मैंने आपको बताया पीछे। लेंथ क्या होती है, दे स्ट्रेच फॉर अबाउट 1600 किलोमीटर। ये 1600 किलोमीटर में स्ट्रेच है, ये फैला हुआ है। कौन कौन सी रिवर्स के बीच में, तापी रिवर। ये तापी रिवर अपन को कहाँ पे देखने को मिलेगी, नॉर्थ वाले पार्ट में, टू कन्याकुमारी इन द साउथ। अब देखो ये तापी रिवर कहाँ से कहाँ तक फ्लो करती है, ये अपन रिवर्स वाले चैप्टर में स्पेसिफिकली पढ़ेंगे। लेकिन वेस्टर्न घाट्स हैं वो नॉर्थ में तापी रिवर और साउथ में कन्याकुमारी तक एक तरीके से स्ट्रेच्ड हैं। और इनकी लेंथ है वो अप्रोक्स 1200 किलोमीटर तक देखने के लिए मिलती है ईस्टर्न घाट्स की। जो महानदी रिवर नॉर्थ में और नीलगिरी हिल्स जो साउथ में है वहाँ तक इनका एक्सटेंशन देखने के लिए मिलता है। और जो इनकी विड्थ है, विड्थ का मतलब क्या है, देखो नीचे वाले पार्ट में विड्थ ये होता है कि कितनी जो चौड़ाई है जिसमें ये फैले हुए हैं। और इनकी विड्थ का मतलब क्या है कि इनकी जो ये कितने पार्ट में फैले हुए हैं वो है। लेंथ का मतलब कितने इनकी लंबाई है और इनकी लेंथ कितनी है वो अपन देखते हैं। तो विड्थ कितनी है, 40 to 80 किलोमीटर वाइड। कहीं पे 40 किलोमीटर, कहीं पे 50 60, कहीं पे 70 80, इस तरीके से अलग अलग विड्थ इनकी अलग अलग एरिया में देखने के लिए मिलती है। और इनकी विड्थ देखो ज़्यादा है। विड्थ किनकी ज़्यादा है, जो ईस्टर्न घाट्स में है उनकी विड्थ इन वालों की कम है, लेंथ इसकी ज़्यादा है, इसकी लेंथ क्या है, कम है। ओके, दे आर हाई एंड स्टीप। जो इनकी हाइट है वो क्या देखने के लिए मिलती है, ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। जो वेस्टर्न घाट्स में इनकी जो हाइट है वो अपन को कम देखने के लिए मिलती है। कितनी, इसकी 900 to 1500 मीटर इनकी हाइट अपन को देखने के लिए जनरली मिलती है। और इसकी हाइट है वो 600 to 900 अपन को देखने के लिए मिलती है। स्लोप्स का मतलब क्या है, देखो ये ढलान की बात हो रही है इस तरीके से कि ये क्या है, इनका स्लोप है। तो इनमें स्लोप ये है और इनका स्लोप इस तरीके से है। तो अपन को देखने के लिए मिलेगा कि जो वेस्टर्न स्लोप्स आर स्टीप एंड द ईस्टर्न स्लोप्स आर जेंटल। स्टीप का मतलब क्या है, एक तरीके से हाई स्लोप अपन को देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो हाई स्लोप किसका है, वेस्टर्न घाट्स का। और ईस्टर्न घाट्स है, इनका स्लोप कैसा है, एक तरीके से जेंटल है या फिर अपन बोल सकते हैं लो। ओके, रेनफॉल ज़्यादा कहाँ पे होता है, जो वेस्टर्न घाट्स हैं इनमें रेनफॉल क्या होता है, हैवी रेनफॉल, स्पेशली ऑन द वेस्टर्न स्लोप्स।
अब ये क्यों होता है, ये अपन जो रेनफॉल वाला ये क्लाइमेट वाला चैप्टर है उसमें स्पेशली देखेंगे। अभी आप थोड़ा सा इस तरीके से समझ सकते हो कि जो अरेबियन सी है, ये देखो इस साइड में कौन सा है, अरेबियन सी है। जब यहाँ से क्लाउड्स फॉर्म होके एक तरीके से इन माउंटेन के साइड में आते हैं, तो यहाँ से इससे टकराते हैं माउंटेन से, क्योंकि इनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है, और यहाँ पे इस वाले पार्ट में ये बारिश करते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, वेस्टर्न स्लोप। जो वेस्टर्न घाट का जो इस साइड वाला पार्ट है, इसको अपन क्या बोलेंगे, वेस्टर्न स्लोप। और जो राइट साइड में पार्ट है उसको अपन क्या बोलेंगे, इस वाले पार्ट को अपन बोलेंगे ईस्टर्न स्लोप। ओके, तो ईस्टर्न स्लोप में फिर भी अपन को थोड़ी कम बारिश देखने के लिए मिलती है, लेकिन जो वेस्टर्न घाट्स हैं, इनके जो वेस्टर्न स्लोप्स हैं, इनमें अपन को काफ़ी ज़्यादा बारिश देखने के लिए मिलेगी, हैवी रेनफॉल। ये किस लिए होता है, ये मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताया है, बाकी अपन बाद में डिस्कस करेंगे। और जो ईस्टर्न घाट्स है, यहाँ पे लो रेनफॉल अपन को देखने के लिए मिलता है। क्यों होता है ऐसा, ये अपन क्लाइमेट वाले चैप्टर में देखेंगे। ओके, वेजिटेशंस मतलब कि फॉरेस्ट, दे आर कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गहरे जंगल मिलते हैं। रिच इन वाइल्ड लाइफ, जो एनिमल्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा अपन को देखने के लिए मिलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बारिश भी ज़्यादा होती है, ठीक है, ये कंटिन्यूस भी है इस वजह से। और यहाँ पे वेजिटेशंस अपन को क्या देखने के लिए मिलती है, लेस डेंस फॉरेस्ट। और ओके, इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस दे आर ए बायोडाइवर्सिटी स्पोर्ट। बायोडाइवर्सिटी मतलब कि बायो मतलब क्या होता है, देखो बायो का मीनिंग होता है लिविंग, ठीक है, बायो का मीनिंग क्या होता है, लिविंग। और डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, कि यहाँ पे अपन को डिफरेंट टाइप के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। तो इसको अपन बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट बोलते हैं। हॉट स्पॉट का मतलब ये नहीं है कि भाई ये गर्म एरिया है, हॉट स्पॉट का मतलब ये है कि इनकी जो क्वांटिटी या फिर इनका जो नंबर है, यहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो नंबर्स है वो काफ़ी ज़्यादा हाई अपन को देखने के लिए मिलता है। इसीलिए उस एरिया को अपन क्या बोलते हैं, हॉट स्पॉट बोलते हैं। एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ रिवर, और जो रिवर्स के लिए भी एक काफ़ी ज़्यादा रिवर्स हैं, वो भी यहाँ से फॉर्मेशन होता है उन रिवर्स का भी। ओके, इनका इम्पोर्टेंस क्या है, मिनरल रिसोर्सेज, यहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज अपन को ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे, और यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी अपन को ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। एंड पासेज द कनेक्टेड प्लेट्यू टू द कोस्टल प्लेन्स, और यहाँ पे पास मिलेंगे, क्या मिलेगा, पास मिलेंगे। पास का मतलब क्या है कि भाई जैसे कि एक माउंटेन यहाँ पे है, ये कैसे हैं, डिसकंटिन्यूस है। डिसकंटिन्यूस का मतलब है एक माउंटेन रेंज यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो इनके बीच में खाली एरिया अपन को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और ये जो ब्लैंक एरिया होता है दो माउंटेन रेंज के बीच में, इसी को ही अपन क्या बोलते हैं, एक तरीके से पास बोलते हैं। ओके, तो अगर अपन ब्रीफली देखने की कोशिश करें इनको एकदम शॉर्ट तरीके से, तो वेस्टर्न घाट्स हैं वो किस तरीके से होते हैं, लॉन्ग होते हैं, हाई होते हैं, स्टीप स्लोप्स देखने के लिए मिलता है, और हैवी रेनफॉल यहाँ पे होता है, और डेंस फॉरेस्ट अपन को देखने के लिए मिलेगा, रिच वाइल्ड लाइफ। और ईस्टर्न घाट्स कैसे होते हैं, शॉर्ट होते हैं, लोअर होते हैं, लेस स्टीप होती है, कम रेनफॉल होता है, और यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट भी हैं, कम देखने के लिए मिलते हैं। और ये वाले कंटिन्यूस हैं, और ये वाले कैसे हैं, डिसकंटिन्यूस हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जो ये वाली कोस्ट लाइन है ये वेस्टर्न कोस्ट लाइन होता है, और ये कौन सी होती है, ईस्टर्न कोस्ट लाइन। जो अरेबियन सी की क्या होगी, एकदम टच में होगी, उसको वेस्टर्न कोस्ट लाइन, और जो बे ऑफ बंगाल के बिल्कुल टच में होती है उसको ईस्टर्न कोस्ट लाइन अपन बोलते हैं। इंडियाज कोस्ट लाइन इज डॉटेड विद ब्यूटीफुल बीचेस। यहाँ पे अपन को क्या देखने के लिए मिलेंगे, ब्यूटीफुल बीच देखने के लिए मिलेंगी, रॉकी क्लिप्स, लस ग्रीन फॉरेस्ट। लस का मतलब है हाई, मतलब कि जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में अपन को ग्रीन फॉरेस्ट देखने के लिए मिलेंगे। सम बीचेज हैव गोल्डन सैंड, एक तरीके से यहाँ की जो मिट्टी है, सैंड है, वो किस तरीके की गोल्ड के कलर की अपन को देखने के लिए मिलेगी। वाइट अदर हैव ब्लैक रॉक्स, और यहाँ पे ब्लैक रॉक्स हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। सम आइलैंड हैव कोरल रीफ्स वाइल अदर आर कवर्ड विद थिक जंगल्स। इंडियाज कोस्ट आर फुल ऑफ सरप्राइज, द इंडियन कोस्ट लाइन इज ओवर 7500 किलोमीटर लॉन्ग। ओके, तो ये आपको याद रखना है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का जो कोस्ट लाइन है वो कितना है, 7500 किलोमीटर लॉन्ग। कोस्ट लाइन मीनिंग यहाँ पे गुजरात के इस पार्ट से, यहाँ से निकल के और ये पूरा कवर करते हुए यहाँ तक जब आता है, यहाँ पे ये स्टेट है, इस स्टेट का नाम कौन सा है, वेस्ट बंगाल। तो इंडिया का जो कोस्ट लाइन है वो कहाँ से और कहाँ तक आएगा अपना, गुजरात से, और वेस्ट बंगाल जो स्टेट है यहाँ पे स्प्रेड किया हुआ है। तो यहाँ पे गुजरात है, ये वाला स्टेट महाराष्ट्र हो जाता है, यहाँ पे गोवा है, कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है इधर,
उड़ीसा है, और उसके बाद में ये स्टेट आता है वेस्ट बंगाल। तो इन सभी स्टेट में कोस्ट लाइन है वो एक तरीके से स्ट्रेच है या फैला हुआ है। कहाँ से? गुजरात, केरला, पासिंग थ्रू महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। मोस्ट रिवर हेयर ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट्स। काफ़ी ज़्यादा रिवर्स हैं वो वेस्टर्न घाट्स में क्या होती हैं? ओरिजिनेट होती है, बनती हैं। वेस्टर्न घाट्स क्या होते हैं? अभी अपन ने पढ़ा था, फ्लो स्विफ्टली फ्रॉम एस्चुरी। यहाँ पे ये है वो एस्चुरी का फॉर्मेशन करती हैं। ओके, एस्चुरी क्या आता है ये अभी अपन देखेंगे। ओके, द कोस्ट लाइन इज शेप्ड बाई एलुवियल डिपॉजिट्स। एलुवियल डिपॉजिट्स अपन को देखने के लिए मिलेगा, एलुवियल सॉइल अपन को देखने के लिए मिलेगी। जो एलुवियल सॉइल होती है ये सॉइल का एक टाइप होता है, लेकिन जो ये सॉइल होती है एलुवियल सॉइल, ये किससे बनती है? जब रिवर्स फ्लो करती हैं और अपने साथ में मिनरल्स लेके आती हैं, उनसे ये फ्लो एलुवियल सॉइल है उसका फॉर्मेशन होता है। और एलुवियल सॉइल होती है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती है क्रॉप्स के लिए। ओके, और अपन ने जो नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़े थे वहाँ पे भी अपन को एलुवियल सॉइल्स ही देखने के लिए मिलती है। शॉर्ट रिवर्स फीचर्स कोज, क्रीक्स एंड एस्चुरी, ये क्या होते हैं ये अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। कि नर्मदा और तापी ये दो रिवर ऐसी हैं जो क्या किसका फॉर्मेशन करती हैं? एस्चुरी का फॉर्मेशन करती हैं। ओके, और ये किस डायरेक्शन में फ्लो करती हैं? ये वेस्टवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। किस डायरेक्शन में फ्लो करती हैं? वेस्टवर्ड डायरेक्शन में। और वेस्टवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करेंगी तो कहाँ पे जाके मैच होंगी? ये एक तरीके से अरेबियन सी में, अरेबियन सी में जाके एक तरीके से ख़त्म हो जाएंगी, या फिर एंड होगा इनका अरेबियन सी में। द वेस्टर्न कोस्ट हैज़ मैनी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं यहाँ पे, सिटीज़ हैं। दे हैव बीन द सेंट्रल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ फॉर मिलेनिया। मतलब कि काफ़ी ईयर से जो वेस्टर्न कोस्ट है ये इंडिया की जो इकोनमी है उसका एक तरीके से सेंटर बना हुआ है। इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करता है वेस्टर्न कोस्ट। यहाँ पे काफ़ी सारे पोर्ट्स बने हुए हैं, सिटीज़ बने हुए हैं। कौन कौन से पोर्ट्स हैं, कौन कौन सी सिटीज़ हैं, वो यहाँ पे अपन को गिवन नहीं है, लेकिन जैसे कि मुंबई हो गया, गोवा हो गया, ये सारी सिटीज़ कहाँ पे हैं? वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर ही होती हैं। ईस्टर्न कोस्ट कैसे हैं? द ईस्टर्न कोस्ट लाइज बिटवीन द ईस्टर्न घाट और जो बे ऑफ बंगाल वाला एरिया है। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे क्या मिलेगा अपन को? ईस्टर्न घाट। और यहाँ पे क्या है? बे ऑफ बंगाल। तो ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच का जो पार्ट है उसको अपन क्या बोलते हैं? ईस्टर्न कोस्ट बोलते हैं। और अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच वाला पार्ट है उसको अपन क्या बोलते हैं? वेस्टर्न कोस्ट बोलते हैं। ओके, और यहाँ पे ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? यहाँ पे जो वेस्ट बंगाल वाला एरिया है यहाँ पे क्या बनाती है? गंगा और जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये दोनों मिलके किसका फॉर्मेशन करती हैं? ये दोनों मिलकर डेल्टा का फॉर्मेशन करती हैं। ये डेल्टा क्या है ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। कि जैसे गंगा रिवर वो इस तरीके से यहाँ पे फ्लो करती है और जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो इस तरीके से यहाँ पे, और दोनों जब मिलती हैं तो किसका फॉर्मेशन करेंगे? यहाँ पे डेल्टा का फॉर्मेशन करेंगे। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। तो जो वेस्टर्न कोस्ट है ये वेस्ट बंगाल से, और लास्ट में यहाँ पे ये क्या है? कन्याकुमारी है। इस वाले पार्ट को अपन क्या बोलते हैं? कन्याकुमारी। तो जो ये पार्ट है वेस्ट बंगाल टू कन्याकुमारी, इस वाले पार्ट में कौन स्ट्रेच्ड है? ईस्टर्न कोस्ट स्ट्रेच्ड है इस वाले पार्ट में। इट हैज़ वाइड प्लेन्स एंड मेजर रिवर डेल्टाज। देखो जो जो ईस्टर्न रिवर्स हैं, जो ईस्टर्न साइड में फ्लो करती हैं, जो ईस्टर्न रिवर्स होती हैं वो किसका फॉर्मेशन करती हैं? वो डेल्टा का फॉर्मेशन करती हैं। ओके, और जो वेस्टर्न साइड में फ्लो करती हैं रिवर्स, जैसे कि अपन ने कौन सी पढ़ी थी? नर्मदा और ताप्ती, ये रिवर एस्चुरी का फॉर्मेशन करती हैं। किसका फॉर्मेशन करती हैं? एस्चुरी का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, तो डेल्टा का फॉर्मेशन कौन सी रिवर करती है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज लाइक चिलिका लेक एंड पुलिकट लेक। ये दो लेक हैं, चिलिका लेक और पुलिकट लेक। ए लैगून, ये क्या होते हैं? लैगून होते हैं। अब ये लैगून क्या होता है ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तीन चीज़ें हैं, देखो मैं भूल नहीं रहा हूँ, मैं इनको छोड़ नहीं रहा हूँ। एस्चुरी, डेल्टा और लैगून, इनके बारे में आपको अभी बताऊंगा। बस अभी के लिए आपको याद रखना है कि चिलिका लेक और पुलिकेट लेक ये दोनों कैसे हैं? लैगून लेक है। लैगून क्या होता है? विच ए बॉडी ऑफ वाटर सेपरेटेड फ्रॉम लार्जर बॉडीज ऑफ वाटर बाय ए नेचुरल बैरियर। कि वाटर का एक पार्ट होता है जो नेचुरल बैरियर, एक तरीके से देखो, चलो अभी देखते हैं। व्हाट इज अ डेल्टा? डेल्टा आर लैंडफॉर्म
landforms formed at the mouth of the river when it deposits sediments into a larger body of water, such as an ocean, a lake, and another river. Over time, these sediments build up, forming a triangular or fan-shaped area. Godavari, Krishna, Kaveri, Mahanadi rivers are created fertile deltas, making the land ideal for farming. Okay. देखो सिंपल सी बात है कि भाई यहाँ से जब अगर रिवर फ्लो करके आती है और वो बड़े पार्ट में जब पानी को एक तरीके से डालती हैं तो इस तरीके का फॉर्मेशन करती हैं। देखो इस तरीके का, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। देखो एस्चुरी, डेल्टा एंड लेगून। ओके, देखो डेल्टा तो कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट है। लेगून, देखो पहले लेगून देखो, लेगून कौन सा पार्ट है, देखो ये वाला पार्ट लेगून दे रखा है कि अगर इस तरीके से यहाँ पे इसके चारों ओर, यहाँ पे क्या है पूरा का पूरा लैंड है और इसका मिडिल वाला पार्ट क्या बन जाए, इस तरीके से इसके मिडिल वाले पार्ट में अगर वाटर है तो इस वाले पार्ट को एक साइड में वाटर के आने जाने की जगह है और मिडिल में वाटर है और इसके बाकी साइड में क्या है पूरा का पूरा इस तरीके से लैंड है, तो इस वाले पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, लेगून बोलते हैं यहाँ पे। क्लियर है अभी लेगून क्या होता है? ओके, देखो अभी मैं आपको क्या बताता हूँ, एक बार डेल्टा बताता हूँ। देखो डेल्टा, डेल्टा देखो ये है डेल्टा, यहाँ पे दिख रहा है, ये डेल्टा दिख रहा है डेल्टा। देखो जब ये रिवर्स है, ये इधर से फ्लो करके आती है, तो जब रिवर्स का वाटर एक साइड से फ्लो होता है, डेल्टा क्या होता है, जब रिवर्स का वाटर एक साइड से फ्लो होता है और मिडल में कुछ ऐसा नेचुरल बैरियर आ जाए। देखो ये नेचुरल बैरियर्स आपको दिख रहे हैं और एक ये बड़े पार्ट में खुद के वाटर को डाल रही है ये रिवर, ठीक है, लेकिन बीच में कुछ ऐसा नेचुरल बैरियर अपन को देखने के लिए मिलता है, तो इस वाले पार्ट को ही अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पे डेल्टा बोलते हैं। ओके, जब रिवर्स अपने वाटर को एक बड़े पार्ट में, अब ये बड़ा पार्ट क्या हो सकता है, कोई ओशियन हो सकता है, कोई बे हो सकती है, तो इस तरीके से बड़ा पार्ट होता है, लेकिन ये बीच में अगर नेचुरल बैरियर अपन को दिखेगा तो इस नेचुरल बैरियर को ही अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पे डेल्टा बोलते हैं। और ये डेल्टा का फॉर्मेशन कौन करता है, जो ईस्टर्न रिवर्स हैं, जो ईस्टर्न कोस्ट के साइड में रिवर फ्लो करती हैं, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तो ये सारी रिवर्स हैं, ये किसका फॉर्मेशन करती हैं, डेल्टा का फॉर्मेशन करती हैं। और एस्चुरी वाला पार्ट है वो यहाँ पे गिवन नहीं लग रहा भाई मेरे को, एस्चुरी वाला पार्ट यहाँ पे कहीं पे दे रखा है, बट मैं आपको बता देता हूँ। देखो एस्चुरी क्या होती है, एस्चुरी देखो जब एक तरीके से इस तरीके का फॉर्मेशन करती हैं, इस तरीके का, तो इन वाले पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, एस्चुरी बोलते हैं। कि एक रिवर है वो अपना वाटर है वो लेके आ रही है, ठीक है, और एक बड़े पार्ट में वो डाल रही है, लेकिन उसके चारों ओर इस तरीके का लैंड है और मिडल वाले पार्ट में क्या है, पूरा का पूरा वाटर है, तो इस वाले पार्ट को ही अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पे एस्चुरी बोलते हैं। और एस्चुरी कौन कौन रिवर बनाती हैं, ये एक एस्चुरी क्या है, शेप है, तो कौन कौन सी रिवर से जो एस्चुरी का फॉर्मेशन करती हैं, नर्मदा और ताप्ती रिवर, जैसा कि अभी अपन ने डिस्कस किया था। ओके, यहाँ पे देखो नर्मदा और ताप्ती रिवर है, ये एस्चुरी का फॉर्मेशन करती हैं। और जो डेल्टा है वो क्या होता है, डेल्टा आर द लैंडफॉर्म एट द माउथ ऑफ ए रिवर, कि एक रिवर के माउथ के ऊपर मिलेगा अपन को, व्हेन इट डिपॉजिट सेडिमेंट्स इनटू ए लार्जर बॉडी, जब ये अपने जो सेडिमेंट्स है जो साथ में फ्लो करके जो भी पार्ट लेके आ रही है वो डिपॉजिट करता है कहाँ पे, एक लार्जर बॉडी में, सच एज जैसे कि ओशियन हो सकता है, लेक हो सकता है और अनोदर दूसरी रिवर हो सकती है। ओवर टाइम, काफ़ी ज़्यादा टाइम के साथ में जो ये सेडिमेंट्स हैं ये बिल्ड कर लेते हैं, बना लेते हैं, फॉर्मिंग ए ट्रायंगुलर और फैन शेप्ड एरिया। और जो ये नेचुरल बैरियर है इस तरीके से, इसी को अपन क्या बोलते हैं, एक तरीके से डेल्टा बोलते हैं। ओके, आइलैंड देखो, आइलैंड इंडिया में दो आइलैंड ग्रुप से हैं, एक तो ये वाला ग्रुप है और एक कौन सा है, ये वाला ग्रुप है। इस वाले आइलैंड ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं, लक्षद्वीप आइलैंड, और इस वाले को अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप। लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप है, इसमें जो नंबर ऑफ आइलैंड्स हैं, देखो आइलैंड क्या होगा कि एक पार्ट होता है जो चारों ओर से किससे कवर्ड होता है, वाटर से कवर होता है, सराउंडेड बाई वाटर, लैंड मास दैट सराउंडेड बाई वाटर इज कॉल्ड अ लैंड मास, सॉरी आइलैंड। तो आइलैंड क्या होता है, ए लैंड मास दैट इज सराउंडेड बाई वाटर इज कॉल्ड
आइलैंड। तो इंडिया में 2 आइलैंड ग्रुप हैं, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप में देखो ये छोटे छोटे काफ़ी सारे आइलैंड्स अपन को देखने के लिए मिल रहे हैं इस तरीके से। ओके, देखने के लिए मिल रहे हैं ना। इसमें जो ऊपर वाला पार्ट है इसको अपन क्या बोलते हैं, अंडमान, और जो नीचे वाले आइलैंड ग्रुप्स हैं इन सभी को मिला के क्या बोलते हैं, निकोबार। ऊपर वाले आइलैंड ग्रुप्स हैं उनको मिला के क्या बोलते हैं, अंडमान, और नीचे वाले जो आइलैंड ग्रुप्स हैं उनको मिलाकर क्या बोलते हैं, निकोबार। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में है ये। कंसिस्ट ऑफ 572 आइलैंड्स एंड 36 आर इनहैबिटेड। इसमें कितने आइलैंड ग्रुप्स हैं, 572 आइलैंड ग्रुप्स हैं। ओके, दे स्ट्रेच इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, कि नॉर्थ से नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन से साउथ डायरेक्शन में ये स्ट्रेच्ड हैं, फैले हुए हैं। और इनका ओरिजिन या बने कैसे हैं, ये वोल्केनिक ओरिजिन है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है एकदम कि इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है। तो कैसे हुआ है, बाय द वोल्केनो जो अपने ज्वालामुखी होते हैं इस तरीके से इनका फॉर्मेशन होता है। और अंडमान और निकोबार में एक एक्टिव वोल्केनो भी अपन को देखने के लिए मिलता है। कहाँ पे, इसका एक आइलैंड है जिस आइलैंड को अपन क्या बोलते हैं, बैरन आइलैंड भी बोलते हैं। जो वोल्केनो है ये 2 टाइप्स का होता है, एक तो एक्टिव और एक कैसा होता है, पैसिव। ठीक है, एक्टिव वोल्केनो क्या होगा, जिसमें अभी भी इस तरीके से जो स्मॉग है या फिर जो मैग्मा है, स्मॉग या फिर जो मैग्मा है उसका फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्टिव वोल्केनो। और पैसिव वोल्केनो क्या होता है, जिनमें ये मैग्मा वगैरह का फॉर्मेशन होना बंद हो गया है। ठीक है, तो अभी भी एक्टिव वोल्केनो अपन को देखने के लिए मिलता है। कहाँ पे, इंडिया का जो आइलैंड ग्रुप है अंडमान और निकोबार, वहाँ पे बैरन आइलैंड लोकेटेड हेयर इज ओनली, यहाँ पे एकमात्र क्या है, ये एक्टिव वोल्केनो है। कहाँ पे, इंडिया में। तो ये इस तरीके से क्या हो जाता है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। द हाइएस्ट पीक, सैडल पीक 732 मीटर इन द नॉर्थ अंडमान। और जो हाईएस्ट पीक है अंडमान और निकोबार की उसको अपन क्या बोलते हैं, सैडल पीक। और उसका हाइट कितना है, 732 मीटर है। जो कहाँ पे है, एक तरीके से नॉर्थ अंडमान। मैंने अभी आपको बताया कि जो नॉर्थ वाले जो आइलैंड ग्रुप है इनको अंडमान बोलते हैं, और जो साउथ वाले आइलैंड ग्रुप है इनको निकोबार बोलते हैं। और जो अंडमान ग्रुप है इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं अपन। सबसे पहले ऊपर वाला पार्ट है इसको नॉर्थ अंडमान, ये मिडल अंडमान, और ये कौन सा होता है, साउथ अंडमान। तो नॉर्थ अंडमान वाला जो पार्ट है उसमें अपन को क्या देखने के लिए मिलता है, सैडल पीक देखने के लिए मिलती है। द आइलैंड्स आर कवर्ड विद डेंस ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट के अलग अलग टाइप होते हैं। ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो मतलब कि पूरे साल भर ही क्या रहते हैं, एक तरीके से ग्रीन रहते हैं, या फिर यहाँ पे फॉरेस्ट अपन को देखने के लिए मिलते हैं, उनको डेंस ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं। इनके बारे में डिटेल में डिस्कस अपन नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप जो कहाँ पे है, अरेबियन सी में है। दे कंसिस्ट ऑफ 36 आइलैंड। यहाँ पे कितने आइलैंड ग्रुप हैं, एक छोटा है। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार के कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा कम एरिया में ये फैला हुआ है। 36 इनलैंड आइलैंड्स हैं, ऑफ विच 10 आर इनहेबिटेटेड। और इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, कोरल आइलैंड है ये। कैसे आइलैंड है, कोरल आइलैंड है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि जो अंडमान और निकोबार आइलैंड है वो कैसे है, वोल्केनिक ओरिजिन वाले हैं। और ये कैसे हैं, कोरल आइलैंड हैं। कोरल आइलैंड का मतलब क्या होता है, ये अपन फर्दर चैप्टर्स में देखेंगे। अभी के लिए आपको इतना ही याद रखना है। दे आर जनरली लो लिविंग आइलैंड हैं। हाईएस्ट पीक कौन सी है इसकी, वो अपन को याद रखनी है, थिन्नकारा 4.5 मीटर इसकी हाइट है। जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, थिन्नकारा। और जिसकी हाईएस्ट जो पीक है वो थिन्नकारा है, और जिसकी हाइट कितनी है, 4.5 मीटर। और ये एंड्रोट आइलैंड यहाँ का लक्षद्वीप का आइलैंड ग्रुप है, एंड्रोट आइलैंड। उसको अपन ये बोलते हैं, द आइलैंड हैव ए ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद कोकोनट पाम्स। यहाँ पे अपन को कोकोनट पाम्स हैं वो देखने के लिए मिलता है। यहाँ का मेन वेजिटेशन यही है। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट आइलैंड कौन कौन से हैं इसमें, कवारती है, अगती है, एंड्रोट है, मिनिकोय है, काल्पेनी है, अमीनी है, चेटलेट है, बिट्रा है, कैडमेट है। ठीक है, ये क्वारती आइलैंड है। ऊपर ये इमेज में दिया गया है, ये वाला पार्ट ये क्वारती आइलैंड का है। अगेटी आइलैंड का ये वाला इमेज दिया गया है यहाँ पे। ये क्या है, नेचुरल बैरियर की तरह काम करते हैं।
और प्रोटेक्ट करते हैं मेनलैंड को फ्रॉम स्टॉर्म्स और साइक्लोन से। ओके, इनके ये इंपॉर्टेंस है आइलैंड्स की। स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस भी होती है इनकी, हेल्प करते हैं सेफ गार्डिंग एंड कंट्रोल मैरीन टाइम बॉर्डर्स। ओके, और यहाँ पे रिच होते हैं। रिच मतलब कि क्या चीज़ें अपन को मैरीन रिसोर्सेज अपन को देखने के लिए मिलते हैं। मैरीन रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि जो मैरीन का मीनिंग होगा जनरली किससे, वाटर से, कि वाटर में मिलने वाले जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो अपन को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। सपोर्ट करते हैं फिशिंग, पर्ल्स, सेल्स और अदर सी प्रोडक्ट्स को। दे प्रमोट टूरिज्म, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। और ये सारी चीज़ें हैं। इन दोनों में आइलैंड में सिमिलरिटी क्या क्या है, जो दोनों के दोनों आइलैंड ग्रुप हैं वो कहाँ पे हैं, सीज एट द साउदर्न एंड ऑफ इंडिया, कि दोनों ही कहाँ पे हैं, इंडिया के साउथ वाले पार्ट में है। ठीक है, ये भी साउथ वाले पार्ट में है और ये भी साउथ वाले पार्ट में है। इस तरीके से ट्रॉपिकल क्लाइमेट है दोनों की दोनों, और ट्रॉपिकल क्लाइमेट अपन को देखने के लिए मिलता है दोनों ही आइलैंड के ऊपर। दे आर रिच इन नेचुरल ब्यूटी एंड बायोडाइवर्सिटी। नेचुरल ब्यूटी और बायोडाइवर्सिटी दोनों आइलैंड पे देखने के लिए मिलती है। और इम्पोर्टेंट करते हैं डिफेंस, ट्रेड, फिशिंग और टूरिज्म में। ठीक है, अभी अपना इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, जो अपन देख रहे थे कि जो नॉर्थ ईस्ट वाले, जो नॉर्थ ईस्ट में अपन को हिल्स देखने के लिए मिलती हैं, उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो जो डेल्टा बनता है कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर है दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, डेल्टा का फॉर्मेशन करते हैं। कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। और उस डेल्टा को ही अपन क्या बोलते हैं, सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं। ओके, एज वी ट्रैवल बैक फ्रॉम द island towards the eastern side of the Himalayas via Bay of Bengal we come to the सुंदरबंस। ठीक है, अब देखो ये सुंदरबन की लोकेशन बता रहा है अपन को कि कहाँ पे मिलेगा अपन को सुंदरबन। इस वाले पार्ट में अपन को देखने के लिए मिलेगा कि जो बे ऑफ बंगाल है, इसका जो थोड़ा सा ऊपर वाला पार्ट है, ईस्ट वाला पार्ट है। अगर ईस्ट वाले पार्ट में जाएंगे तो अपन को डेल्टा देखने के लिए मिलेगा, जो कि कौन सा है, सुंदरबन। दिस इज लोकेटेड एट द डेल्टा ऑफ द गंगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, ये सारे मिलके ही इस डेल्टा का फॉर्मेशन करते हैं। दिस डेल्टा हैज़ ए यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ रिवर, सी एंड लैंड। तो ये क्या है, यूनिक कॉम्बिनेशन है किस किस का, जो रिवर्स है वो मिलेगी यहाँ पे, सी है वो भी मिलेगा, और लैंड है वो भी मिलेगा। तो ये एक यूनिक कॉम्बिनेशन है, इसलिए अपन अबाउट हाफ ऑफ इट्स लोकेटेड इन इंडिया। इसका आधा पार्ट है वो इंडिया में और आधा पार्ट है वो कहाँ पे है, बांग्लादेश में। बांग्लादेश का कौन सा एरिया है, तो ये वाला पार्ट है। देखो जो ये वाला वाइट पार्ट दे रखा है यहाँ पे, ये किसका पार्ट है, ये है बांग्लादेश। ओके, तो सुंदरबन डेल्टा का आधा पार्ट तो कहाँ पे, इंडिया में है, और आधा पार्ट कहाँ पे है, बांग्लादेश में है। इस तरीके से, और इसको यूनेस्को हेरिटेज साइट भी बोलते हैं। द सुंदरबन आर होम ऑफ मैनी स्पेसीज इंक्लूडिंग रॉयल बंगाल टाइगर। जो सुंदरबन है वहाँ पे अपन को क्या देखने के लिए मिलता है, रॉयल बंगाल टाइगर है वो देखने के लिए मिलता है। देखो ये एक्टिव वोल्केनो जो बैरन आइलैंड है, ये तो अभी अपन ने देख लिया है। ठीक है, उसका इमेज दे रखा है। मैंग्रूव्स, यहाँ पे देखो मैंग्रूव फॉरेस्ट अपन को देखने के लिए मिलते हैं। मैंग्रूव फॉरेस्ट क्या होते हैं, ये देखो इस तरीके से जो इनकी रूट्स हैं वो अपन को बाहर दिखाई देती हैं। जो ये प्लांट्स हैं इनकी रूट्स हैं, वैसे जनरली प्लांट्स की रूट्स कहाँ पे देखने मिलती हैं, एक तरीके से लैंड के अंदर देखने के लिए मिलती है। लेकिन जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है ये इनकी रूट्स है वो अपन को एक तरीके से आउटर पार्ट में देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, प्लांट्स के बाहर। और जो ये हैं ये वाटर वाले एरिया में लगते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट बोलते हैं। तो मैंग्रोव्स ऑफ द डेल्टा इन द सुंदरबंस ऑफ वेस्ट बंगाल, तो जो ये वाला डेल्टा है वो वहाँ पे अपन को ये वाली चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। ओके, द हिल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टे ऑन द मैप, वी मूव टुवर्ड्स द हिल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट ऑफ फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ नाउ। गारो खासी और जयंतिया मार्क्ड ऑन द मैप, तो ये कहाँ पे मिलती है, गारो खासी और जयंतिया ये अपन को देखने के लिए मिलती हैं मेघालय। जो मेघालय स्टेट है वहाँ पे अपन को देखने के लिए मिलती हैं। मेघालय कौन सा स्टेट है, देखो ये वाला स्टेट है यहाँ पे मेघालय। यहाँ पे ये स्टेट है ये है असम, और जो ये वाला स्टेट है यहाँ पे है मेघालय। और जो ये मेघालय स्टेट है यहाँ पे ऐसे सीरीज़ में ये गारो है, ये खासी है और ये जयंतिया है। देखो मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ इस तरीके से। ये वाला स्टेट है असम और ये वाला स्टेट है मेघालय, और यहाँ पे इस तरीके से सीरीज में गारो, खासी और जयंतिया ये अपन को रेंज देखने के लिए मिलती है। देखो ये लिख भी रखा है कि मेघालय प्लेटू के पार्ट होते हैं, और यहाँ पे लस मतलब कि हैवी ग्रीनरी मिलेगा, रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा मिलेगा, ब्रेथ टेकिंग वाटरफॉल्स, ये इस तरीके का वाटरफॉल्स अपन को देखने के मिलेंगे, फॉरेस्ट देखने के लिए मिलेगा। कल्चर भी यहाँ का यूनिक होता है एक तरीके से। द रीजन एक्सपीरियंस वन ऑफ द हाईएस्ट रेनफॉल ऑफ द वर्ल्ड,
मेकिंग रिच इन फॉरेस्ट, यूनिक वाइल्ड लाइफ एंड फर्टाइल लैंड। तो यहाँ पे क्या है, वन ऑफ द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड, काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है पूरे के पूरे वर्ल्ड में अगर अपन देखें तो। यहाँ देखो लेफ्ट टू राइट, बॉटम टू टॉप, सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल मेघालय इंडिया। The Satsuk Mosim festival is celebrated by the Khasi people from the gratitude towards nature. Living Roots Bridge at नोंगरेट विलेज, चेरापूंजी मेघालय। देखो ये लिविंग रूट ब्रिज है, जो ये ब्रिज दे रखा है ये रूट्स से बना हुआ है। जैसे मैंने अभी बताया कि जो रूट्स होती हैं वो वाटर के बाहर होती हैं, कहाँ पे, मैंग्रोव जो फॉरेस्ट होते हैं उनमें। तो ये मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं, ये मैंग्रोव फॉरेस्ट आपस से में मिलकर क्या बना रही हैं, एक तरीके से ब्रिज बना रही हैं, ठीक है, जो इस एरिया, जो यहाँ से और यहाँ तक अपन को पास करवाएगा। और ये कहाँ पे है, नंगरेट विलेज में है, जो कहाँ पे, चेरापूंजी जगह है मेघालय स्टेट में। मेघालय स्टेट मैंने अभी आपको पीछे बताया, तो उसमें जगह है चेरापूंजी, और वहाँ पे एक गांव है नंगरेट विलेज, वहाँ पे अपन को ये लिविंग रूट ब्रिज अपन को देखने के लिए मिलता है। और सातसुक मनसिम फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट करते हैं कौन, जो खासी के लोग हैं, गारो खासी और जयंतिया बताया था। तो जो खासी एक जगह है वहाँ पे मेघालय में, तो वहाँ के जो लोग हैं वो इस तरीके का, देखो ये फेस्टिवल है वो उनके लोग हैं वो सेलिब्रेट करते हैं। और यहाँ पे माउलिंग नोंग एक गांव है, कहाँ पे है, खासी हिमालय में। और यहाँ पे इसको क्लीनेस्ट विलेज, कि एशिया में सबसे ज़्यादा क्लीन विलेज का एक तरीके से बताया गया है किसको, मावलिंग नोंग विलेज। माउलिंग लोंग ये इस तरीके से यहाँ पे दे रखा है, ये पूरा का पूरा माउलिंग लोंग विलेज है, इसको पूरे एशिया में क्लीनेस्ट विलेज का एक तरीके से बोला गया है। दिस पिक्चरियस विलेज इज़ फेमस फॉर इट्स वेल मेंटेन क्लीननेस। बेम्बू डस्टबिन्स, कि यहाँ पे जो डस्टबिन, देखो ये डस्टबिन्स बनाए गए हैं ना, ये वाले पार्ट है, ये डस्टबिन वाला पार्ट है, ये डस्टबिन बनाए गए हैं, ये भी किससे, बैम्बू लकड़ियों से बनाए गए हैं। इको फ्रेंडली लिविंग प्रैक्टिसेस, तो यहाँ पे किसी भी टाइप की जो प्लास्टिक्स वगैरह हैं उन बैग्स का यूज़ बहुत ही ज़्यादा कम किया गया है, इसलिए ये इको फ्रेंडली है। द विलेज इज़ ऑल्सो नोन फॉर इट्स लिविंग रूट ब्रिज, जो रूट ब्रिज अपन ने देखे थे, उस तरीके के रूट ब्रिज भी देखने के लिए मिलते हैं, विच आर क्रिएटेड बाय वीविंग ट्री रूट्स, कि जो लोग हैं वो जो रूट ट्री की रूट होती है उनको आपस में बुन देते हैं एक तरीके से, जिससे ये वाले इस तरीके के ब्रिज हैं वो बन जाते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा टाइम इनमें लगता है, मैनी ईयर्स इनमें लग जाते हैं। तो इस तरीके का अपना चैप्टर ये कंप्लीट होता है। अभी अपन जो एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं इंपॉर्टेंट, वो सारे डिस्कस कर लेते हैं। What in your opinion are the two important geographical features of India? Why do you think they are important? तो इसमें जैसे कि अपन ने 6 जोग्राफिकल फीचर्स अपन ने देखे हैं, हिमालयन माउंटेन, गंजेटिक प्लेन्स हो गए, उसके बाद में डेजर्ट्स देखे हैं 3 हो गए, प्लेट्यूज हो गए 4, और प्लेट्यूज 4 हो गए, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, और वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट, और एक अपना क्या कौन सा हो जाता है, आइलैंड्स। तो ये इस तरीके से 6 जोग्राफिकल फीचर्स हैं इंडिया में। तो उनमें से कोई भी 2 इंपॉर्टेंट जोग्राफिकल फीचर्स हैं वो अपन को यहाँ पे लिखना है और ये बताना है कि वो क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो जो 6 जोग्राफिकल फीचर्स हैं इनमें सभी के सभी इंपॉर्टेंट है अपने यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि सभी जो अलग अलग जोग्राफिकल फीचर्स हैं उनकी अलग अलग इम्पोर्टेंस अपन को देखने के लिए मिलती है, ठीक है। कि सभी का जो क्लाइमेट है वो अलग है, सभी में डाइवर्सिटी है, एनिमल डाइवर्सिटी या वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी या वेजिटेशंस, वो सभी में अपन को अलग अलग देखने के लिए मिलती है। कहीं पर अपन को मिनरल मिलेंगे, कहीं पर अपन को फर्टाइल लैंड मिलेगा, ओके। तो इस तरीके से जो सभी के सभी जोग्राफिकल फीचर्स हैं वो अपने आप में क्या है, डिफरेंस हैं। और जैसे हिमालयन माउंटेन की अगर बात करता हूँ मैं, तो हिमालयन माउंटेन से जो स्नो होती है वो स्नो जब मेल्ट होती है तो रिवर्स को फीड करती है, और जब वो रिवर्स फीड होते हैं उसी वजह से जो नॉर्दर्न प्लेन्स है उनका फॉर्मेशन होता है, और उनकी वजह से जो लैंड है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल भी बनती है। तो इस तरीके से जो सभी जोग्राफिकल फीचर्स हैं वो सभी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। कोई भी 2 अपन को लिखने हैं और बताना है कि भाई ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अपन ने हिमालय को ले लिया। हिमालय नॉर्दर्न माउंटेन्स ऑफ इंडिया है, नेचुरल बैरियर की तरह काम करते हैं। एक तो जो चाइना के साथ में है, ओके, चाइना के साथ में, चाइना है तिब्बत के साथ में, क्योंकि यहाँ पे कोल्ड विंड्स आती हैं सेंट्रल एशिया से, देखो, और कोल्ड विंड जो सेंट्रल एशिया से आती हैं उनसे इंडिया को भी प्रोटेक्ट करते हैं ये।
दे आर द सोर्स ऑफ मैनी इंपॉर्टेंट रिवर्स के सोर्स होते हैं, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र, ये सारी रिवर्स हैं जो यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं। दे इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट एंड ब्रिंग रेनफॉल टू द कंट्री। तो रेनफॉल अगर बारिश होती है इंडिया में तो वो भी किससे इफेक्ट होता है, हिमालयन माउंटेन से इफेक्ट होता है। कोस्टल प्लेन्स, लॉन्ग वेस्टर्न ईस्टर्न कोस्ट लाइन्स की वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट लाइन्स दो होती हैं। कोस्टल प्लेन्स आर लो लाइंग एरिया अलोंग द कोस्ट। दे आर सपोर्टेड, एग्रीकल्चर को सपोर्ट करते हैं, फिशिंग, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, मैनी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स यहाँ पे हैं, सिटीज़ हैं लोकेटेड हेयर विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। देखो ये सारी की सारी चीज़ें अपन ने पहले डिस्कस की हैं, तो आपको मैं सिर्फ यहाँ पे रीड कर रहा हूँ इनको, तो आप सभी को ये सब समझ में आ रहा होगा अभी। इंपॉर्टेंट क्यों है, दिस फीचर्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज सेफ इंडिया का जो क्लाइमेट है, जो लाइफ है, रिसोर्सेज हैं और ग्रोथ डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, इन सभी को क्या करते हैं एक तरीके से सपोर्ट करते हैं। तो क्वेश्चंस देखो यहाँ पे मैंने इंक्लूड किए हैं। व्हाट डू यू थिंक इंडिया माइट हैव लुक्ड लाइक इफ़ द हिमालयस डिड नॉट एग्जिस्ट, कि अगर नॉर्दर्न पार्ट में जो हिमालय है वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो इंडिया है वो किस तरीके का अपन को दिखाई देता। राइट ए शॉर्ट नोट और स्केच ड्राइंग एक्सप्रेसिंग योर इमेजिनेशन। देखो यहाँ पे तो इंडिया विद हिमालयाज पे है कि हिमालय है यहाँ पे कम्प्लीटली पूरा हिमालय वाला पार्ट है, ठीक है। तो पहले तो अपन को अभी प्रेजेंट नहीं तो अपन को ऐसा दिखा देते हैं, लेकिन अगर हिमालय नहीं होते तो अपन को वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता। ओके, अब ये इनमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। देखो विदाउट द हिमालयज इंडिया वुड नॉट हैव नेचुरल बैरियर इन द नॉर्थ, कि नॉर्थ में जो नेचुरल बैरियर का काम करते हैं ये सेंट्रल एशिया से जो विंड्स आती है उनसे प्रोटेक्ट करते हैं, और जो चाइना जो कंट्री है तो उनसे भी एक तरीके से नेचुरल बैरियर का काम करती हैं। तो वो एक तो नेचुरल बैरियर अपना नहीं होता। कोल्ड विंड्स जो ठंडी हवाएं हैं सेंट्रल एशिया से वो वुड स्प्रेड फ्रीली मेकिंग द क्लाइमेट मच कोल्डर, जो इंडिया का क्लाइमेट है उसके अंदर ये एंटर कर जाती कोल्ड विंड्स जो सेंट्रल एशिया से आती हैं वो, और इंडिया का जो क्लाइमेट है उसको और भी ज़्यादा क्या बना देती, कोल्ड। मानसून विंड्स मे नॉट स्टॉप इन इंडिया, और मानसून वाली विंड्स जिनको ये एक तरीके से हिमालयन माउंटेन है वो स्टॉप करते हैं, और इंडिया में क्या होता है उसकी वजह से रेनफॉल होता है, ठीक है। देखो इस तरीके से यहाँ पे अगर ये है हिमालयन माउंटेन इस वाले पार्ट में, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो मानसून आता है इस साइड में तो ये कंटिन्यूसली आगे बढ़ता है, फिर इन माउंटेन से टकरा कर फिर वो वापस से कहाँ पे बारिश करता है, इंडिया वाले एरिया में। लेकिन अगर यहाँ पे हिमालयन माउंटेन एज अ बैरियर नहीं होते हैं तो ये मानसून सीधा आगे के साइड में निकल जाएगा, ये बोलना चाह रहा है। तो माउंटेन विंड्स मे नॉट स्टॉप इन इंडिया, इंडिया में स्टॉप नहीं होती, सो देयर वुड बी लेस रेनफॉल, कि भाई कम बारिश होती, और मैनी एरियाज कुड बी ड्राई, और काफ़ी सारे एरिया ऐसे भी हैं जो जिनको ड्राइनेस या सूखेपन का सामना करना पड़ता। मैनी बिग रिवर्स, और काफ़ी सारी लंबी रिवर्स जैसे गंगा यमुना एंड ब्रह्मपुत्र मे नॉट एग्जिस्ट एज वी नो देम, कि भाई ये सारी रिवर्स हिमालयन माउंटेन से निकलती है, अगर हिमालयन माउंटेन नहीं होता तो ये सारी भी एग्जिस्ट नहीं करती। इंडिया का जो वेदर है, रिवर्स, प्लांट्स, एनिमल्स, वे ऑफ लाइफ वुड बी वेरी डिफरेंस, ये सब के सब ही क्या होते हैं इससे इफेक्टेड होते हैं, या काफ़ी सारी चीज़ें अलग होती। ओके, इंडिया हैज़ बीन कॉल्ड मिनी कॉन्टिनेंट, इंडिया को मिनी कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। बेस्ड ऑन वाट यू हैव रीड, वाई डू थिंक दिस इज सो, तो ऐसा क्यों है। देखो कॉन्टिनेंट क्या होता है, कॉन्टिनेंट क्या होता है, कॉन्टिनेंट में अपन देखते हैं लार्ज लैंड मास, लार्ज लैंड मास, या फिर अपन बोल सकते हैं कि जो लार्जेस्ट लैंड मास होता है उसको ही अपन क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट बोलते हैं। जो लैंड का सबसे बड़ा एक तरीके से टुकड़ा होता है उसको ही अपन क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट बोलते हैं। मिनी का मतलब क्या होता है, स्मॉल, तो अगर मैं कॉन्टिनेंट का स्मॉल पार्ट अगर इंडिया को बोलना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ, क्यों, क्योंकि इंडिया में अलग अलग टाइप के जो फीचर्स हैं, सभी टाइप के फीचर्स हैं वो अपन को देखने के लिए मिलता है। अलग अलग रिलीजन वाले लोग भी अपन को देखने के लिए मिलते हैं, लोगों का कल्चर, लोगों जो लैंग्वेज बोलते हैं, अलग अलग टाइप की लैंग्वेज भी अपन को देखने के लिए मिलते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है जो कि इंडिया में देखने के लिए मिलती है, इसीलिए इंडिया को अपन मिनी कॉन्टिनेंट बोल सकते हैं। देखो इंडिया हैज़ माउंटेन्स, माउंटेन है जैसे हिमालय हो गया, प्लेटू, प्लेन्स, कोस्टल एरिया, ये सभी बिलोंग करते हैं, और काफ़ी सारे रिवर्स हैं, लेक्स हैं, डेल्टा हैं और आइलैंड्स हैं, और वैरायटी ऑफ क्लाइमेट भी है यहाँ पे कि वेरी कोल्ड भी है माउंटेन्स के अंदर, और हॉट है कहाँ पे, डेजर्ट्स के अंदर, और ट्रॉपिकल है कहाँ पे, कोस्टल एरिया। ट्रॉपिकल का मतलब है कि भाई मिडल है, ना तो ज़्यादा हॉट है ना ही ज़्यादा कोल्ड है।
वैरायटी मिलती है यहाँ पे प्लांट्स में, एनिमल्स में, अलग अलग टाइप के प्लांट्स एनिमल्स अपन को देखने के लिए मिलते हैं, और नेचुरल रिसोर्सेज भी अपन को अलग अलग टाइप के यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे डाइवर्सिटी है, किस चीज़ में डाइवर्सिटी है, अलग अलग चीज़ें हैं। कल्चर, जहाँ पे जो लोग रहते हैं सबका अपना अलग अलग कल्चर है। कल्चर का मतलब है कि जिस जिस तरीके का वो ड्रेसअप करते हैं, जिस तरीके की चीज़ों को वो मानते हैं एंशियंट टाइम से, तो उनमें भी अपन को डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। जो लैंग्वेज है उसमें अपन को डिफरेंस देखने के लिए मिलता है, फूड है, फेस्टिवल है, और जीवन जीने का जो उनका तरीका है, वे ऑफ लाइफ है, तो उसमें भी अपन को डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलती है। जैसे कि अपन फूड में बात करें नॉर्थ इंडिया में, जैसे कि अगर पंजाब की बात कर ले तो वहाँ पे पंजाब में क्या है, एक तरीके से जैसे कि लस्सी हो गई, या फिर अपन साउथ में देखते हैं तो इडली सांभर हो गया। ओके, तो इस तरीके से अगर मैं अलग अलग एरिया में जाऊँगा तो मेरे को अलग अलग फूड वाले लोग मिलेंगे, और फेस्टिवल भी अलग अलग हैं सभी एरिया के। तो इस तरीके की जो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, उससे इंडिया को एक सिंगल कंट्री है, मेक इंडिया लाइक, एक तरीके से अपन इसको मिनी कॉन्टिनेंट भी अपन बोल सकते हैं। वाई इज़ द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया रेफर टू द पेनिनसुलर प्लेटू? साउदर्न पार्ट को पेनिनसुलर प्लेटू क्यों बोलते हैं? मैंने आपको बताया कि पेनिनसुला किसको बोलते हैं, जो 3 साइड से वाटर से कवर हो और एक साइड से एक लैंड मास से, तो उसको अपन पेनिनसुला बोलते हैं। द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज़ मेड अप ऑफ ओल्ड हार्ड एंड रॉकी लैंड मास है। ठीक है, इस तरीके से ये देखो ये है। दिस लैंड इज सराउंडेड बाई सी ऑन 3 साइड, कि 3 साइड से सी से अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशियन। इट इज़ हायर देन द सराउंडिंग कोस्टल प्लेन्स। It is broad table like upland area. Therefore, the southern part of India is called peninsular plateau because it is a plateau. प्लेटू क्यों बोलते हैं? रेज्ड लैंड, कि यहाँ पे उठा हुआ लैंड है। देखो ये इस तरीके से उठा हुआ लैंड है। यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट लोअर है, ये वाला पार्ट लोअर है, ये वाला पार्ट लोअर है, इस साइड वाला पार्ट लोअर है, लेकिन इन सब से क्या है, ये उठा हुआ पार्ट है इस तरीके से। ओके, तो ये उठा हुआ पार्ट है, इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? प्लेटू बोलते हैं। वाटर 3 साइड में वाटर है और एक साइड में मैनलैंड है, जो किस साइड में है? नॉर्थ डायरेक्शन में अपन को देखने के लिए मिलती है, इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? इसीलिए अपन इसको बोलते हैं क्या? पेनिनसुलर प्लेटू बोलते हैं। विच यूनेस्को हेरिटेज साइट मेंशन्ड इन दिस चैप्टर डिड यू फाइंड मोर इंटरेस्टिंग? राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ डिस्कस अबाउट। तो कौन सी यूनेस्को हेरिटेज साइट है जिसके बारे में डिस्कस किया गया है? सुंदरबन नेशनल पार्क, जो कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश वाले एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। सुंदरबन नेशनल पार्क इज यूनेस्को हेरिटेज लोकेटेड साइट डेल्टा, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र वाले डेल्टा हैं वो इनका फॉर्मेशन करते हैं, और उनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। इट इज़ यूनिक कॉम्बिनेशन है किसका? रिवर्स का। रिवर जो गंगा और कौन सी होगी? ब्रह्मपुत्र हो गई, और उनकी ट्रिब्यूटरीज। सी जो बे ऑफ बंगाल है वो, और लैंड वाला पार्ट है वो। what I find most interesting in that, जो लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है, मैंने अभी आपको बताया था कि मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो अपन को देखने के लिए मिलते हैं। लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड एंड इज़ द होम ऑफ वाइल्ड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स रियरिंग बर्ड्स। और यहाँ पे क्या मिलेगा? रॉयल बंगाल टाइगर, इस तरीके से अपन को देखने के लिए मिलेगा। द डेंस मैंग्रोव रिच बायोडाइवर्सिटी इनमें मिलेगी मैंग्रोव्स में, और बैलेंस होगा बिटवीन द लैंड एंड वाटर। ट्रूली अमेजिंग नेचुरल वंडर। ओके, the Sundarban is the perfect example of natural beauty and biodiversity, which why I find it so interesting. Okay, ये आज के चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। Despite having such different regions, mountain, desert, plains, coastal and Indian remains one country, कि इस टाइप का अलग अलग रीजन इंडिया में देखने के लिए मिलता है। कहीं पे माउंटेन्स है, कहीं पे डेजर्ट्स हैं, कहीं पे प्लेन्स हैं, और कहीं पे कोस्टल एरियाज़ हैं। तो इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बाद भी इंडिया है वो एक कंट्री है। ठीक है, तो ऐसा किस तरीके से? हाउ डू यू थिंक आवर ज्योग्राफी हैज़ हेल्प्ड यूनाइट पीपल, कि आप किस तरीके से बोल सकते हो कि जो हमारी जोग्राफिकल कंडीशन है, ये अलग अलग टाइप की जोग्राफिकल कंडीशन है, ये लोगों को यूनाइट होने में मतलब कि एक होने में हेल्प करती है लोगों की। या फिर अपन बोल सकते हैं एक तरीके से अपन क्या बोल सकते हैं? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसी चीज़ को अपन क्या बोलते हैं? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। कि काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी यूनिटी है, तो इस चीज़ को अपन किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, तो वो अपन को यहाँ पे बताना है। देखो, नेचुरल कंडीशन, रिवर फ्रॉम द हिमालयज फ्लो अक्रॉस द कंट्री एंड सपोर्ट लाइफ इन ऑल रीजन, कि जो रिवर्स हिमालयन माउंटेन से निकलती हैं वो पूरे के पूरे कंट्री में फ़्लो करती हैं, इस तरीके से वो पूरे के पूरी कंट्री में ही, सभी रीजन में ही लाइफ को सपोर्ट करती है। और ईजी मूवमेंट एंड ट्रेड,
plains and coastal routes have helped people travel, trade and communication for centuries। कि जो प्लेन है और कोस्टल रूट्स हैं ये लोगों की हेल्प करते हैं एक जगह से दूसरी जगह में जाने के लिए। और क्यों जाएंगे लोग? ट्रेड करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए और सेंचुरी के लिए। तो इस तरीके से ये फेवरेबल एक तरीके से जोग्राफिकल कंडीशंस हैं जो इंडिया के लोगों को एक दूसरे से जोड़ती हैं, मिलाती हैं एक दूसरे लोगों को। शेयर क्लाइमेट एंड सीजन। मानसून्स ब्रिंग रेन। मानसून है जो बारिश करवाता है टू मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया, लिंकिंग आवर लाइफ एंड आवर वे ऑफ फार्मिंग। और हमारी देखो जो मानसून है उसकी वजह से पूरे के पूरे इंडिया में ही बारिश होती है। और जब पूरे इंडिया में बारिश होती है लगभग तो उससे जो फार्मिंग है वो पूरे के पूरे इंडिया में ही होता है। ओके, तो ये फार्मिंग की वजह से भी जो लोग हैं वो कनेक्टेड है। कल्चरल एक्सचेंज, पीपल, आइडियाज़ एंड लैंग्वेज, फेस्टिवल ट्रेडिशंस हैव ट्रेवल्ड एंड मिक्सड क्रिएटिंग ए रिच एंड डाइवर्स कल्चर। कि इंडिया में रहने वाले जो अलग अलग एरिया में लोग हैं वो एक एरिया से दूसरे एरिया में जाते हैं, जिससे क्या होता है कि एक लैंग्वेज की, एक एरिया का जो लैंग्वेज है वो दूसरे एरिया की लैंग्वेज में जाएगा। ठीक है, उसके साथ में मिक्स होगा। जो फेस्टिवल हैं एक एरिया के वो दूसरे एरिया के लोग भी उनको सेलिब्रेट करेंगे। जो ट्रेडिशन है वो भी चलेगा। जैसे कि अगर आप दिल्ली में आते हो, ठीक है, तो दिल्ली में जो लोग रहते हैं इनमें आपको इंडिया के अलग अलग पार्ट से लोग देखने के लिए मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, जिससे क्या होगा कि जो अलग अलग इंडिया के एरिया में जो फूड है, जो फूड का कंजप्शन किया जाता है वो भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। जो लैंग्वेज इंडिया के अलग अलग पार्ट में देखने के लिए मिलती है वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी एक सिंगल पार्ट में। तो ये क्या हो रहा है? यूनाइट हो रहा है। इतनी सारी डाइवर्सिटी है लेकिन फिर भी उसमें क्या है? यूनिटी है। तो ये कल्चरल एक्सचेंज अपन इसको बोलते हैं। एक सेंस ऑफ यूनिटी कि लोगों के अंदर एक एकता का या यूनिटी का सेंस भी डेवलप होता है। आवर ज्योग्राफी में भी डाइवर्स, अलग अलग हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है, बट इट गिव्स अप शेयर्ड रिसोर्सेज। लेकिन ये रिसोर्सेज को शेयर कराती है। चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी दैट ब्रिंग अस टुगेदर टू एज अ नेशन। ओके, तो ये सारे पार्ट्स है। माउंटेन गिव अस रेन वाटर एंड प्रोटेक्शन। डेजर्ट ये वाले काम करता है। कोस्टल एरिया कनेक्ट सी को और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को कनेक्ट करता है। डिफरेंट रीजन्स, वन इंडिया, डाइवर्स इन नेचर, स्ट्रॉन्ग इन यूनिटी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो क्या करती हैं? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। कि सच डाइवर्सिटी होते हुए भी अपन को क्या करते हैं? यूनाइट फील करवाते हैं। ओके, तो इसी के साथ में अपना ये चैप्टर नंबर 1 है वो कंप्लीट होता है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि इस लेक्चर का कंप्लीट पीडीएफ वो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा आपको, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप जाके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ को एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करके वहाँ से रीड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि वीडियो को क्रिएट करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो एक लाइक तो है जो आप कर सकते हैं। साथ ही अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये इस सीरीज़ का फर्स्ट चैप्टर था क्लास 7 एनसीईआरटी का। और इसी की तरह इसमें जो अदर चैप्टर्स हैं उनको भी अपन कवर करने वाले हैं। सेम चैनल के ऊपर ही रहेगा। इसका एक अलग से प्लेलिस्ट भी बनाया गया है अपने यूट्यूब चैनल पे। तो वहाँ पे आप उस प्लेलिस्ट पे अगर क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स हैं वो मिलेंगे क्लास 7 के। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो नेक्स्ट वीडियो अपनी जो भी आएगी वो जल्द से जल्द आपके पास में पहुँच पाए। और इसी के साथ में थैंक यू। अपन इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैप्पी रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।